अपने न्यू सब्जेक्ट के साथ चल रहे हैं। दिस इज द मशीन डिजाइन या डिजाइन ऑफ मशीन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मशीन डिजाइन की बात करेंगे और हम बेसिकली ऑब्वियस है कि बातें कर रहे हैं जो जेई पर्सपेक्टिव एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर बातें देखेंगे। तो जैसे मशीन डिजाइन है, तो मशीन डिजाइन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उसका जो पार्ट है हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, वो किस तरह से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग या चैप्टर के अकॉर्डिंग उन चीजों को देखते हैं कि ये कंटेंट, इसे आप चैप्टर मत मानो। ठीक है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं वो कंटेंट हैं, वो सिर्फ टॉपिक हैं। लाइक कपलिंग, कपलिंग एक चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर टॉपिक चीजें आ जाएंगी, छोटी छोटी सब टॉपिक्स आ जाएंगे। तो जो कंटेंट है पहले, सबसे पहले उसे देखो, और उस कंटेंट के साथ में हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी चीज किस तरह से बाइफरकेट होती है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंटेंट किसका आता है, एक होता है मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। एक पार्ट है ये मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, इसको क्या बोल देंगे हम, MPTS। ठीक है, दूसरा पार्ट जो होता है मशीन डिजाइन का, जो हमारे प्रैक्टिकल सेंस में है, ये चैप्टर्स नहीं, मैंने पहले ही बोला कि हम चीजों को सोच रहे हैं पहले, कि एक है हमारे पास MPTS मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, एक है आपका वो पार्ट जो कि क्या है, जो कि है रिजिड, जो कि है फिक्स, बट जिसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, उसकी हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बेसिस पर, देखो सबसे पहले क्या वर्ड लिखा हुआ था, डिजाइन, तो हम करेंगे सब चीजों के डिजाइन, तो इसकी हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, या फिर कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, आपका एक तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है, शायद आपको याद होगा, सौम्य हमने देखा भी था फर्स्ट चैप्टर में, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था, और एक क्या था, स्टिफनेस क्राइटेरिया, नहीं भूल गए, स्टिफनेस, जिसे हम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया भी बोल देते थे। एक हमारे पास होता था सिग्मा वाला फॉर्मूला, P/E, एक फॉर्मूला होता था डेल्टा इक्वल टू PL/AE। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं जिससे आप किसी भी चीज की डिजाइन करते थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ एक है मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा है रिजिड या फिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, बट उसकी हमें स्ट्रेंथ एक प्रैक्टिकल वे में निकालनी है। ये रिजिड का मतलब प्लीज आप इसे आइडियल रिजिड मत मानना। ठीक है, ये चीज हमारी क्या है, प्रैक्टिकल चीज है। तो प्रैक्टिकल में रिजिड जैसी कोई चीज नहीं होती, बस आप रिजिड का क्या मानोगे कि वो डिफॉर्मेबल हैं चीजें। अगर डिफॉर्मेबल हैं तो भाई कितना मैक्सिमम फोर्स उस पर लगा सकते हैं कि वो उसे झेल जाए स्ट्रेंथ में, वो उसे झेल जाए उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में, बिफोर इट्स फ्रैक्चर और बिफोर इट्स परमानेंट फेलियर। परमानेंट फेलियर को मीनिंग क्या होता है, परमानेंट फेलियर अपनी वापस जो शेप है उसको रिगेन ना कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने किस में चला गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला गया। अगर वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला गया, तो अगर शाफ्ट आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती, इसका मतलब उसमें क्या है, बबलिंग हो चुकी है। अगर बीम है आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन चली गई, तो इसका मतलब अब जब लोड हटाओगे तो वापस नहीं आएगा। लाइक ब्रिज है, ब्रिज में स्टील पड़ी होती है ना, अगर स्टील परमानेंट डिफॉर्मेशन चली गई तो ब्रिज हमेशा, जब भी एक ट्रक उस पर से गुजर रहा है तो हमेशा वो डिफॉर्मेशन में जाता है ब्रिज। बट ब्रिज पर जैसे ही आप ट्रक को हटा दोगे, तुरंत जो ब्रिज है वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन में है ना, तो ब्रिज गया, फिर तीसरा ट्रक आएगा, क्या होगा, ब्रिज उड़ जाएगा, फिर और चौथा आएगा, ब्रिज खराब, ब्रिज टूट जाएगा, ब्रिज परमानेंट डिफॉर्मेशन चला जाएगा। बात क्लियर है। जितनी भी चीजें बनी हुई हैं सबकी सब किसके अंदर बनी हुई हैं, जितनी भी चीजें हैं सबकी सब इलास्टिक लिमिट के अंदर बनी हुई हैं। अगर जो चीज इलास्टिक लिमिट से बाहर चली जाती है उसको, क्योंकि आपको पता है टाइम के साथ में फेलियर ज्यादा होने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रीप फिनोमेना। तो क्रीप फिनोमेना के चक्कर में ये वाली चीजें, अब देखो एक बात बताना, अब देखो आपने सोम, कुछ ने तो सितंबर में पढ़ा हुआ है, कुछ ने आप सोम स्टार्ट कर चुके हैं, आई थिंक आप रिफ्लेक्शन पे कल पहुंच भी चुके हो। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज आपने सबने पढ़ी है, क्योंकि देखो एमडी में प्रॉपर्टीज की जो थोड़ी थोड़ी पढ़ेगी, जो आपने सबसे शुरू वाला चैप्टर पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज पढ़ी सभी ने प्रॉपर्टीज कर ली है ना। ठीक है, गुड। टफनेस, रेजिलियंस, और आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। मेन चीज जो मेरे यहाँ पर एमडी में रहेगी वो रहेगी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फटीग स्ट्रेंथ, है ना। इसमें जो यूज होगी वो थोड़ी फटीग स्ट्रेंथ ज्यादा यूज होगी, बट मैं अपने वे में उसको समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए कि इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या थी।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर एमडी को दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट क्या है, एक है एमपीटीएस, एक है फिक्सिसिटी, मतलब कुछ चीजें फिक्स हैं। एमपीटीएस का मीनिंग क्या है अब ये बताइए, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का मीनिंग क्या है? इंग्लिश को संधि विच्छेद कर लो बस। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, जो मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, वो सारे के सारे मशीन डिजाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो लाइक कौन कौन सी चीजें होती हैं जो मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करती हैं? ठीक है, तो मैं कंटेंट बेसिस पर ही इस चीज को लिख लूंगा। कंटेंट क्या है मशीन डिजाइन का? मैंने कहा ना पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लिया मशीन डिजाइन को। अब मैं पहले पार्ट के कंटेंट लिख रहा हूँ जो एमपीटीएस है। पहले में क्या आएगा? फर्स्ट तो चलो इंट्रोडक्शन, जो हम शुरू में समझ ही रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। साथ ही इसके साथ मैं एक वर्ड और लिख दूं, क्या? बेल्ट ड्राइव। क्यों? मैकेनिकल पावर एक शाफ्ट है। देखो इसका जो इंट्रोडक्शन जैसे बात करेंगे ना इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आपको यहां पर पावर जनरेट हो गई। कौन सी वाली पावर हो गई? मैकेनिकल। सोचो जरा, यहां पर आपने पावर जनरेट की, कौन सी वाली? इलेक्ट्रिकल। आपने मोटर को चला रखा है ना? वो जो आपके घर में पावर आ रही है, देखो घर में पावर है, क्या यहाँ हाइड्रोलिक पावर प्लांट लगाओगे? नहीं ना, तो पावर तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वाली ही आएगी ना। उस इलेक्ट्रिसिटी पावर से यहाँ इस रूम में आपने क्या किया, ये मोटर घुमा दी। मोटर घुमा दी तो क्या घूम गया? शाफ्ट घूम गई। अब आपको क्या है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका, आटा चक्की वाला। आटा चक्की वाला सबने देखा भी होगा। कोई ऐसा है जिसने आज तक नहीं देखा? कभी घर जाके वहां पर आपने नहीं देखा है? ओके, कभी जब भी कभी अगली बार आटा लेके आने का ऑप्शन मिले ना, तो आशीर्वाद का सीधा नहीं उठा के लेके आना, एक बार कम से कम घर वालों के साथ में। ठीक है, वो चक्की जहाँ चलती है ना, वहां से उठा के जरूर लेके आना। तो उस सिस्टम को जरूर देखना, वो काफी अच्छा रहता है। ठीक है, हाँ वो काफी अच्छा रहेगा ये चीजें एकदम क्लियर करने के लिए। साथ में चले जाना ना, भाई वगैरह के साथ में जाना है, क्या हो गया, इसने मना किया? ठीक है, तो साथ में जाना और उसे देखना। जो खुला आटा मिलता है, कहीं ना कहीं तो मिलता होगा यार, देहरादून में ऐसा तो नहीं है, सब जगह मिलता होगा जरूर। ठीक है, तो जाना एक बार वो सिस्टम देखना, क्योंकि वो छुपा के नहीं रखते, वो चलता रहता है पीछे, है ना? हाँ वो खुद भी कर लेते हैं, हाँ सही बात है, वो खुद भी कर लेते हैं, नहीं तो वहां से खुला ही मिल जाता है, खुला मिल जाता है। ठीक है, तो प्लीज आप देखना जरूर उसको, कि प्रैक्टिकल देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब देखो, सुनो 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 सुनो, चलो आ जाओ, स्टार्ट, इधर आ जाओ। ये क्या है? ये मोटर घूम रही है, ये मोटर घूम रही है, ये मोटर घूम रही है। इस मोटर की शाफ्ट कितनी बड़ी होगी? इस मोटर की शाफ्ट, मोटर कभी कभी बचपन में फैन खरीदा था, वो छोटा वाला पतला वाला, है ना? वो तो खरीदा होगा, वो तो याद होगा। ठीक है, उसमें शाफ्ट कितनी बड़ी सी निकलती थी? सिर्फ इतनी सी छोटी सी, है ना? अब उससे आपको अगर कोई अलग से चीज चलानी है तो क्या करोगे? सबसे पहले शाफ्ट जो यहाँ पर है उसमें क्या लगाओगे? कपलिंग लगाओगे, जिसमें आप दूसरी शाफ्ट लगा सको, जिसे जितना भी लेंथ लेके जाना है, एक कपलिंग लगाओगे। तो आपने क्या किया, फिलहाल ये हमारे पास शाफ्ट निकली हुई है, इस शाफ्ट पे आपने कपल करके एक बड़ी सी शाफ्ट लगा दी। इस शाफ्ट पे क्या लगा हुआ है? आपको पावर कहाँ चाहिए? अब सुनना मेरी बात को, पहले पर्पस क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल पावर। आपको चाहिए पावर कहाँ पर? वहां पर, क्योंकि वहां क्या है, वहां है चक्की से, और जो आटा है वो पिस रहा है, मतलब गेहूं जो जा रहे हैं वो पिस रहे हैं उसमें, है ना? तो आपको तो वो चलाना है, मोटर के सामने वो नहीं लगा देना, वहां पर वो सिस्टम में चलाना है। सिस्टम आपने रियल में देखा होगा, काफी बड़ा सा होता है, वो चलाना है आपको ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर वो चीज चलनी है और इससे चलनी है तो क्या होगा? आपको ये पावर वहां पर पहुंचानी है। तो उस पहुंचाने का जो अरेंजमेंट है वो हमारे मशीन डिजाइन में एमपीटीएस के अंदर आता है। तो अगर ये शाफ्ट होगी तो शाफ्ट किस में आ गई? शाफ्ट किस में आ गई? एमपीटीएस में। ये भी तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक पार्ट है ना, तो शाफ्ट भी इसमें। शाफ्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है? आपने क्या लगाया? शाफ्ट को सीधा वहां पर ऐसे बैंड करके लगा दोगे, बबलिंग कर जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे तो जा नहीं सकती सीधी शाफ्ट कि लंबी करके और ऐसे वहां तक जोड़ दो, ऐसे कभी नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, इस पर लगानी है पुली। पुली सबसे पहले क्या माउंट हुआ? पुली, है ना? अगर पुली माउंट कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? आप यहां पर बेल्ट ड्राइव लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, अगर पुली लगा रहे हो तो। और अगर यहीं पर आपने गियर लगा दिया तो गियर, तो फिर ये गियर, तो यहां पर एक शाफ्ट और है जिस पर गियर लगा हुआ है। तो यहां से एनर्जी को, कौन सी वाली एनर्जी है ये? कौन सी वाली विजय जी, कौन सी वाली एनर्जी है ये वाली, ये वाली शाफ्ट के अंदर। इलेक्ट्रिकल तो सिर्फ स्विच में आ रही है, ये कौन सी वाली एनर्जी? ये वाली
रोटेशनल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ये जो है शाफ्ट वाली, अब कौन सी है ये? मैकेनिकल। भाई पावर ने किसे चलाया? इसको, शाफ्ट को चलाया ना पावर ने। तो ये जो है इस स्विच के अंदर वो तो है इलेक्ट्रिकल, बट यहाँ पर कौन सी है? मैकेनिकल। इससे क्या हुआ, इससे ये कनेक्शन आया आपका कैसा वाला, अब इस चीज को थोड़ा सा देखना। ये जो कनेक्शन है कैसा आया, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल वाली शाफ्ट जो मोटर से लगी है, ये मोटर से ये वाली शाफ्ट लगी है। आप इसका कौन सा व्यू देख रहे हो? टॉप व्यू देख रहे हो, दिख रहा है? ये मोटर है, ये टॉप व्यू है। मैंने यहाँ पर क्या लगा दी? एक पुली लगा दी ऐसे। टॉप व्यू में पुली ऐसे दिखेगी ना, ऐसे सामने ऐसे होगी पुली, वो टॉप व्यू में ऐसे दिखेगी, है ना। मैंने यहाँ पर क्या लगा दी? एक बेल्ट लगा दी ऐसे, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे पावर यहाँ दिखानी है, यहाँ पर मुझे पावर यहाँ लेके जानी है, यही वाली रोटेशन वाली, ठीक है। तो आपने एक पुली लगा दी, पुली के ऊपर बेल्ट लगा दी। क्या ये बेल्ट सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसमिशन कर देगी? बेल्ट को भी समझेंगे, बेल्ट ड्राइव कैसे काम करती है। क्या ये बेल्ट ड्राइव रियल में देखी है ना कभी? ठीक है, नहीं देखी? कभी रेडियो खोला है? कभी वो डेक देखी है, डेक जो कैसेट वाली होती थी? कभी नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, इससे पावर ट्रांसमिशन कैसे करोगे यार? इससे पावर ट्रांसमिशन कैसे करोगे? आपने कभी वो भी नहीं देखा है? आपने अच्छा ये देखा है कभी कभी ये इधर मंदिरों में गए हो, जैसे जहां पर वो होती है क्रेन्स? क्रेन्स चलो कभी लिफ्ट में देखिए, मॉल में लिफ्ट देखिए, ठीक है बस। बट वो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखी होगी कि एक साइड जा रहा है ना, वो एक साइड जा रहा है, एक साइड आ रहा है, बट वो क्या हो रहा है, वो वहां से ऊपर से घूम के आ रहा है। अरे ये चीज देखी नहीं है ना। बस बस वही 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 माइंड में बस एक चीज है, माइंड में ऐसा नहीं है यार, आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। लाइफ में बस ये बताइए, बेल्ट जो है रोज रोज कौन देखता है भाई? अभी मतलब अभी आप घर पे रहते हो, रूम पे रहते हो, बस तो अभी की तो बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो बेल्ट ड्राइव है ना, इस बेल्ट ड्राइव में कुछ ऐसा है, ये पुली है, ये इधर पुली है। तो अब अगर मैं ऐसे बेल्ट एक लगाता हूं, तो ये बेल्ट अगर इसे मैं घुमा रहा हूं ऐसे, तो ये बेल्ट को घुमाएगा, जिससे कि ये भी क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। तो इसी ब्लू वाली बेल्ट से मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक पुली लगा दी मैंने, मान लीजिए यहां पर एक मैंने पुली लगा दी ऐसे, ये एक पुली लगा दी ऐसे। तो इस पर क्या है, एक बेल्ट लगा रखी है ये वाली, इस पर क्या लगा रखी है, एक बेल्ट लगा रखी है ऐसे करके। तो ये पुली घूमेगी, इस पुली से मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एक शाफ्ट लेके चल रहा हूँ, ये शाफ्ट घूम गई, ये शाफ्ट घूमने लगी। अब मैं क्या किया, मुझे करनी थी पावर ट्रांसमिशन इस जगह यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इसमें लगा दिया, इस वाली शाफ्ट में लगा दिया मैंने एक गियर, ये लगा दिया एक गियर, है ना। और मुझे यहाँ पर ट्रांसमिशन करना है, मान लीजिए इस जगह, इस शाफ्ट को घुमाना है। तो यहाँ पर फिर से क्या लगाऊंगा, अगर गियर है यहाँ, तो यहाँ पर एक और गियर। अब देखना जरा क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैंने इसको रोटेशन किया था, जबकि ये रोटेशन मेरा अपने हिसाब से मतलब चलो। सो यहाँ हम बात कर रहे थे, देखो यहाँ की जो एनर्जी थी, मान लीजिए रोटेशन कितने से कर रहा है, 100 आरपीएम से कर रहा है। आपको 100 आरपीएम नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो शाफ्ट घूमती है वो बहुत तेज घूमती है, 1500 आरपीएम के आसपास घूमती है, 50 हर्ट्ज के हिसाब से जो सप्लाई होती है ना। तो सप्लाई के हिसाब से 1500 आरपीएम से घूम रही है। चलो ये थोड़ा प्रैक्टिकल ले लेते हैं, 1500 आरपीएम से आपको कितने से चलाना है, चक्की को चलाना है 1500 से नहीं चलाना, आपको चक्की से चलाना है 200 आरपीएम या 100 आरपीएम इस तरह से। तो अगर यहाँ 200 आरपीएम चाहिए और यहाँ पर क्या है 1500 आरपीएम, तो क्या करोगे, पावर का रिडक्शन। और आपने गियर में भी समझा हुआ है कि गियर भी क्या करते हैं, पावर रिडक्शन। पावर रिडक्शन कैसे होगी, सॉरी पावर रिडक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पीड रिडक्शन। स्पीड रिडक्शन, अब स्पीड रिडक्शन कब होगी, ये फॉर्मूला याद है ना, R1 ओमेगा 1 इक्वल टू R2 ओमेगा 2। तो आर, किसी की आर बढ़ा के आप ओमेगा कम कर सकते हो, है ना। ऐसे ही होता है पुली में, पुली का भी आप स्पीड रिडक्शन कर सकते हो या स्पीड इंक्रीमेंट कर सकते हो, अगर ये जो रोटेशंस हैं, जो ये रेडियस है, अगर इन रेडियस को आप छोटा कर दो, ये R2 अगर छोटा ले लो ना, तो इस जगह का रेडियस छोटा होने की वजह से ओमेगा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, गियर में तो समझ रखा है। ये फॉर्मूला क्यों आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए आता है क्योंकि ये चीजें यहाँ टच होती हैं और एक पॉइंट की कभी भी दो वेलोसिटी हो नहीं सकती। तो V इक्वल टू R ओमेगा। यहाँ क्या है, यहाँ की कहानी में बेल्ट ड्राइव में समझाऊंगा ये कैसा होता है, बट इसमें भी होता है कुछ इस तरह का ही जुगाड़, ठीक है। तो बात क्लियर है कि हमने जो पावर, मैकेनिकल पावर जनरली किस में होती है, रोटेशन में।
तो मैकेनिकल पावर को हमने ट्रांसमिट किया एक जगह से, देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट किसकी हेल्प से हो रही है, यहाँ से यहाँ पावर शाफ्ट की हेल्प से। तो ये खुद में भी एक पार्ट है ना मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का। उसके बाद देखो यहाँ से कहानी सुनी, इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, यहाँ से ये पार्ट ये मुझे मिल गया शाफ्ट, शाफ्ट से पुली पार्ट बनी, पुली से बेल्ट पार्ट बना, बेल्ट से फिर पुली पार्ट बनी, पुली से फिर शाफ्ट पार्ट बनी, शाफ्ट से फिर गियर पार्ट बना, गियर से फिर ये वाला गियर पार्ट बना, गियर से फिर ये शाफ्ट पार्ट बनी, और फिर यहाँ पे आउटकम हमें मिल गया। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन है। हाँ बोलो। ना वो अभी समझेंगे, अभी बेल्ट ड्राइव में समझेंगे वो चीजें। अभी ये पुली होती है बेल्ट ड्राइव के अंदर, ठीक है, वो अभी बेल्ट के अंदर पुली होती है। अगर साइकिल है, साइकिल में आप क्या देखते हो, चेन देखते हो, चेन। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं एक जगह, और मान लीजिए ये शाफ्ट को आपको किसी और चीज से लेके चलना हो, या इस बेल्ट की जगह आपको चेन यूज करना हो, तो क्या यहाँ पर यूज करोगे, यहाँ पुली यूज नहीं करोगे, फिर यहाँ पर क्या होते हैं स्प्रोकेट्स, स्प्रोकेट्स बोल देते हैं, स्पोक्स तो हम बोल देते हैं उसे नॉर्मल भाषा में, है ना, बट ये स्प्रोकेट होते हैं। आपने देखे होंगे ना स्पोक, तो बेसिकली स्पोक पता है किसे बोलते हैं। अब आप जनरली ये होते हैं, ये वाली चीज ये होते हैं वो स्पोक, है ना। स्प्रोकेट वो होता है जिसमें चेन का ग्रूव जो है ना, जो ग्रूव उसमें फंसाते हैं उस चीज को। अरे जो साइकिल है, साइकिल में ये भी गियर नहीं होते, वो देखने में गियर लगते हैं वो। अरे सुनो, कोई ऐसा तो नहीं है कि साइकिल में जो ये आगे पीछे की साइड में ये लगे होते हैं ना कोई गियर कहता हो, है ना। तो प्लीज इसीलिए यही क्वेश्चन में सबसे पूछ लिया मैंने, किसी गियर मत समझ लेना, है ना। ये स्प्रोकेट है, इंजीनियरिंग भाषा में इसका नाम क्या है, जिसके गियर के ऊपर हमेशा गियर, सुनो गियर वाली साइकिल का क्या मतलब होता है, चेन बदलती रहती, किस पे जा रही है, दूसरे स्प्रोकेट पे, गियर पे नहीं। रेशो चेंज हो रहा है, इस पे भी तो रेशो चेंज हो रहा है। हाँ इसी स्प्रोकेट बोलते हैं, नहीं हो जाता है कभी कभी, जैसे गियर वाली साइकिल होगी ना तो ऐसे बोल दिया उसे। ठीक है, तो ये हमारे हमेशा जब भी चेन के साथ में कनेक्शन होगा ना, तो वो ये स्प्रोकेट्स होते हैं जब चेन के साथ में कनेक्शन होता है। तो साइकिल वाला, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो माइंड में सबके चल रहा होगा, है ना। चेन और स्प्रोकेट, साइकिल तो सबने चलाई ना बचपन से, चोट भी खाई है, ठीक है। तो बस वही चीज है। ऐसा कोई बंदा जिसने चोट ना खाई हो, ऐसा कोई बंदा जिसने चोट ना खाई हो, नहीं साइकिल चलाई है, साइकिल तो चलाई, चलाते हुए चोट नहीं खाई थी, बाद में खाई थी, एक ने पीछे ठोक दिया था बाद में, ये करीबन 7th-8th क्लास की बात थी, उसने पीछे छोड़ दिया था, बट कभी चलाते हुए चोट नहीं खाई। हमारे यहाँ पता क्या चलाते थे, हमारे यहाँ क्या चलाते थे, नहीं हमारे यहाँ कैंची चलाते थे। कैंची का नाम सुना है किसी के, हाँ, वो पहले उसमें पैर डाल के और फिर चलाते थे, इससे चोट नहीं लगती थी। हाँ वो बिल्कुल, हाँ तो उसी से हमने सीखा था। तो बाकी बाद में लगी थी तगड़े से चोट, मतलब पूरा छिल लिया था सब। चलो तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास पावर ट्रांसमिशन, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का बेसिक। तो ये जितने भी चीजें हैं ना, ये चीजें जितनी भी हैं, ये सब के सब हमारे एक तरह से टॉपिक है, एक तरह से चैप्टर है, किसमें, इसमें मशीन डिजाइन में। तो मशीन डिजाइन का फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ में ही हम कवर करेंगे बेल्ट ड्राइव, साथ ही यहाँ पर हो जाएगी चेन ड्राइव, ठीक है। या टॉपिक की तरह नाम लिखें तो टॉपिक की तरह लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्हें चैप्टर मत समझना। पता लगा ये कहो कि 14 चैप्टर हैं, 14-15 जो मैं लिखाऊंगा, ऐसे तो फिर गड़बड़ कर दोगे आप। सेकंड क्या हो गई, चेन ड्राइव। मैंने आपको टॉपिक, मेन टॉपिक बता दिए कि हम ये मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन में देख रहे हैं। थर्ड हो गया हमारा रोप ड्राइव। रोप ड्राइव भी होते कहाँ देखे हैं प्रैक्टिकली, कुछ याद आ रहा है प्रैक्टिकली कहाँ देखे हैं, ठीक है। रोप ड्राइव कुएं में नहीं, कुएं में तो है ही, हाँ कुएं में भी आप बोल सकते हो, बट वो ड्राइव नहीं है ना, वो तो आप खुद से खींच रहे हो, तो खुद से खींच रहे हो। आप कभी मनसा देवी, चंडी देवी आसपास गए हैं, या मसूरी गए हैं? मसूरी में वो कौन सा वाला है, वो सबसे ऊपर वाला, वो मॉल रोड के आगे जो है पड़ता है, वो एक पॉइंट पड़ता है, कौन सा पॉइंट पड़ता है, नहीं जॉर्ज एवरेस्ट नहीं, अरे उसी माल रोड के आगे एक पॉइंट पड़ता है, कोई सा तो पॉइंट है वो, कोई सा तो पॉइंट है ना, वहां पर क्या है, हाँ ठीक है समझ गए, हो गया, ठीक है। हाँ तो हाँ ऐसा ही कुछ नाम है उसका, ये क्या है, हाँ ऐसे नाम है उसका कुछ। ये क्या है, ये ऐसे जब आपने देखा होगा, ठीक है, जो ये एलिवेटर होते हैं, कौन से वाले, जिसे हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, उड़न खटोला, ठीक है, उड़न खटोला। तो वो उड़न खटोला हमारे किस पे काम करते हैं, वो रोप ड्राइव पे काम करते हैं। हाँ लिफ्ट में भी होती है, लिफ्ट जो होती है ना,
एक्सेलरेटरी तो बोल देते हैं उन्हें, हाँ हाँ एक्सेलरेटरी बोल देते हैं, तो यही तो होती है वो रोप ड्राइव। ठीक है, ये रोप ड्राइव आपकी नॉर्मल जगह पर नहीं मिलेगी। लाइक रोप ड्राइव से आप ये नहीं करोगे कि गियर मतलब इतनी दूरी पर पावर ट्रांसमिशन के लिए रोप ड्राइव यूज कर ली ना, ये होती है मैक्सिमम, मतलब जिसमें लार्जर डिस्टेंस हो, करीबन 120 मीटर, 130 मीटर, 150 मीटर या इससे भी ज्यादा, उनके लिए रोप ड्राइव होती है। ठीक है, उनके लिए आपकी बेल्ट ड्राइव नहीं होती। यूट्यूब की क्लास देखते हैं रवि सर क्या कहते हैं, जस्ट देखेंगे अभी क्या होगा। बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव, उसके बाद लिफ्ट में जनरली रोप लेते हैं जनरली, क्योंकि इसमें जो लिफ्ट जो वेट है ना वो काफी ज्यादा हो जाता है। हाँ, स्टील की रहती है। ठीक है, तो उसमें रोप ड्राइव लेते हैं। रोप ड्राइव में क्या होते हैं, स्टैंड्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे मैं सिर्फ रोप ड्राइव में बता दूंगा, स्टैंड, नंबर ऑफ स्टैंड क्या होता है। मैंने कहा ना छोटे छोटे टॉपिक है, चैप्टर में समझ लेना, नहीं तो बहुत लेंथी कर दोगे। नेक्स्ट कौन सा हो गया भाई, और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन में और क्या चीज आ गई, और आ गया गियर, तो गियर ड्राइव ना ना ना, अब इसके हिसाब से होगा। गियर जो हो चुका है, मुझे वापस में गियर के क्लासिफिकेशन नहीं बताने, मुझे अब बताना है इस पर इन सब चीजों के हम क्या पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों की हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की एप्लीकेशन, डिजाइन, मतलब हम इनके बारे में क्या देख रहे हैं कि ये कहां तक फेल होंगे, इन सब की स्टडी कहां पर हो रही है, पावर के हिसाब से कि कहां तक फेल होंगे। ठीक है, तो किसी किसी में वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी किसी में डिजाइन का, तो इसके लिए पढ़नी होती है हमें यहाँ पर लेविस इक्वेशन या लुईस इक्वेशन, जो भी आप कहना चाहो इसे, या लेविस इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसा भी आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा। ठीक है, फिफ्थ क्या हो गया, ये तो हो गई हमारी ड्राइव्स, और कोई ड्राइव बची है माइंड में, बेल्ट हो गई, चेन हो गई, रोप हो गई, गियर हो गई, और कोई नहीं, सारी ड्राइव ये आ गई। हाइड्रोलिक तो एक तरह से अलग चीज हो गई, तो फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट हो गया, जैसे फ्लूइडिक लिंक बोल दिया ना उसे, उस तरह से, है ना। और बताइए और कोई, बस, तो सारी जितनी भी हमारी सारी डिजाइनिंग इतने में कवर हो गई ना, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनमें और चीजें क्या हैं जो यूज हो जा रही हैं, शाफ्ट, तो शाफ्ट डिजाइन, शाफ्ट डिजाइन अंडर, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एसएन कर्व का, तो वो चीजें भी तो टॉपिक में पढ़नी है ना, तो वो कहाँ टॉपिक में पढ़ेंगे, शाफ्ट डिजाइन अंडर स्टैटिक लोडिंग, ये भी हम पढ़ेंगे फिर से ना, यहाँ पर सौम्य तो आपने पढ़ा है, फिर भी एक छोटा सा रिवीजन ले लूंगा यहाँ पर। स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग, डायनामिक लोडिंग में बेसिकली होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग लोड, डायनामिक लोडिंग फटीग जिसे बोल देते हैं ना, ये फटीग से रिलेट करेगा, फ्लक्चुएटिंग लोड या फटीग, और ये हमारा डेड लोड से, स्टैटिक लोड से रिलेट करेगा। ठीक है, तो अब ये चीज हो गई, आगे और क्या है जो चीजें हमारी यूज हो रही हैं इन चीजों में, टीथ, की भी, हाँ बिल्कुल इसमें यूज कर सकते हैं, की इसमें यूज कर सकते हैं बिल्कुल, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की बात है। ठीक है, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन में, बट मैं उसे ना बिल्कुल लास्ट के चैप्टर में रखूंगा, बिल्कुल लास्ट के। हाँ, यहाँ पर हम कर सकते हैं उसे, और चीजें सोचो ना, और चीजें लाइक बहुत बढ़िया। और क्या है हमारे पास, क्लच, क्लच क्या है, क्लच मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन करता है, हाँ करता है भाई, देखो ये इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट यही तो कर रहा है उसके अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, तो इसमें इससे रिलेटेड जिस टाइम पर मैंने क्लच पढ़ाया, उसी टाइम पर मैं टॉम का वो पार्ट जो कि मैं ऑटोमोबाइल के सेंस में छोड़ के आ चुका हूँ, वो मैं यहाँ कवर करूंगा जब मैं क्लच पढ़ा रहा हूँ। तो ये जब मैं क्लच को समझाऊंगा ना, तो वो फिगर पूरा आपका ऑटोमोबाइल का बनेगा कि यहाँ से फ्लाई व्हील है, ऐसे ऐसे ये चीजें लगी हुई हैं, कहाँ डिफरेंशियल लगा हुआ है, कहाँ आपका ये रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल है। ठीक है, उसी टाइम पर स्टीयरिंग मैकेनिज्म समझा दूंगा, अक्करमैन वाली में। ठीक है, अक्करमैन और डेविस वाली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी क्लच में। सेवेंथ, क्लच के बाद में फ्लाई व्हील, तो फ्लाई व्हील तुमने टर्म में पढ़ लिया है ना। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या था फ्लाई व्हील का, याद करो क्या था, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा बाई रो, ये फॉर्मूला मत भूलना, बस हो गया। जो भी स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आएगा वो इससे आएगा, बस, है ना, खत्म। फ्लाई व्हील के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में मत सोचो। ठीक है, जो स्ट्रेंथ का इक्वेशन आएगा। नेक्स्ट, ब्रेक्स, बहुत बढ़िया। ब्रेक्स भी क्या है, ब्रेक्स भी क्या है, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन को अपनी तरफ से ऑपरेट करते हैं ना, या तो देते हैं या रोकते हैं, मतलब ऑब्वियसली कि रोकने की कोशिश ही करेंगे, देखेंगे क्यों। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये मैकेनिकल पावर को ऑपरेट करेंगे कि जिस टाइम पर हमें चाहिए उस टाइम पर देंगे। जैसे क्लच भी क्या होता है, क्लच भी कंटिन्यूस थोड़ी है, ये भी तो एक तरह से इंटरमिटेंट है ना। इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है कि कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, कि जब डिटैचमेंट है तो दे ही नहीं रहा, जब अटैचमेंट हो गया तो दे देगा। ठीक है, तो ये चीज है क्लच की। छोटा सा क्वेश्चन पूछूं,
जब आप क्लच को दबाते हो तो क्लच का इंगेजमेंट करते हो या डिसएंगेजमेंट? क्लच को दबा रहे हो, डिसएंगेजमेंट कर रहे हो? जब आप हाथ से जब क्लच को दबाते हो तो डिसएंगेजमेंट कर रहे हो, क्लच लगाते नहीं हो तब। आपने क्लच लगाया, क्लच दबाया, तो क्लच दबाने का मतलब तो इंगेजमेंट है ना। मतलब सारे के सारे हैं भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं भाई, मतलब सोचते हैं। अच्छी बात है, मतलब पता लगा कि ये बेसिक सही क्वेश्चन में फंसे पड़े हो, क्योंकि सबने बाइक चला रखी है ना, तो पता है क्लच दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंजन फ्री हो जाएगा। ये ना जब भी आप सीखते हो ना, घर वाले सबसे पहले ये बताते हैं क्लच दबा तो फ्री हो जाएगा इंजन, टेंशन नहीं है फिर, है कि नहीं, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है फिर, है ना, ये बोलते हैं ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिसएंगेज हो चुका है। चलो, तो ये हो गया ब्रेक्स। उसके बाद ये चीजें हो गई मेरी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड, बट इसमें कुछ कुछ चीजें और हैं, लाइक 8th मान के चल लो, लाइक कपलिंग। कपलिंग भी तो किसी शाफ्ट को लंबा करने में यूज हो रही है ना, तो कपलिंग भी तो एक पावर ट्रांसमिशन के लिए एक पार्ट हो गया, कपलिंग हो गया। दूसरी क्या होगी, कीज हो गई। कीज, कीज क्या है, नहीं उसको हम बेयरिंग्स को चलो यहीं पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक्चुअली वो फिक्स नहीं है ना, तो अगर फिक्स की तरह लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बियरिंग क्या है, बियरिंग सपोर्ट की तरह काम करती है, बियरिंग हमेशा एक सपोर्ट की तरह काम करती है, तो बियरिंग को ना मैं 9th मान के फिर बियरिंग लिखूंगा, ठीक है। ये कीज हो गई, कपलिंग हो गई, और क्या है भाई यहाँ पर, नहीं रिविट्स नहीं, ये वो चीजें हैं जो कि मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन में रोटेशन में यूज हो रहे हैं, रोटेशन या मोशन में यूज हो रहे हैं। तो कपलिंग हो गया, कीज हो गया, और कुछ बचा है यहाँ पर, नहीं बस, है ना। अब देखो एक चीज मैं लेके चल रहा हूं यहाँ पर, बियरिंग। बियरिंग क्या होती है, बियरिंग क्या होती है, सपोर्ट करती है। ये चीज क्या है, ये है, ये खुद में क्या है, बियरिंग का एक पार्ट क्या है, बियरिंग का एक पार्ट है स्टेशनरी, एक पार्ट है रोटेटरी। तो इसीलिए मैंने इन दोनों चीजों का, जो मैं आप समझाने जा रहा हूं, उन दोनों चीजों का मैंने बाइफर्केट यहां से किया कि बियरिंग उन दोनों के बीच में आ रहा है ना। इसके आगे और क्या है जो मैं और आगे पढ़ा यहाँ पर लिखने वाला हूँ, वे सारे के सारे क्या है, रुके हुए। तो 9th के बाद अगर 10th की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हमने पढ़ने होते हैं डिजाइन ऑफ, डिजाइन ऑफ, डिजाइन ऑफ, डिजाइन ऑफ क्या, रिविटेड या रिविट्स, डिजाइन ऑफ रिविट्स, डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। ये क्या है, डिजाइन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डेड, ऐसे रिविटेड ऐसे लिखो इसे, रिविटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट एंड वोल्टेड जॉइंट। 10 के बाद 11 फिर 12। हाँ बोलो, हाँ और ये भी इसी में आ जाएंगे ना। हाँ ये आपके ना, ये वाली जो कपलिंग, कीज एंड जो मेरे मूवेबल जॉइंट है, नक्कल जॉइंट, मूवेबल मतलब उसके साथ साथ में घूम रहे हैं, लाइक ये कपलिंग की तरह ही तो काम कर रहे हैं ना। अरे नहीं यार, अभी माइंड में आपके कुछ अलग चल रहा है, नक्कल जॉइंट और कोटर जॉइंट। अरे समझा दूंगा, अभी टेंशन ना लो। ना डायरेक्टली नहीं बोलते, यूनिवर्सल कुछ अलग है, यूनिवर्सल अलग है, वो हुक्स जॉइंट को आप यूनिवर्सल बोल देते हो, है ना। अभी वो चीज समझाऊंगा, टेंशन ना लो। डिजाइन ऑफ वोल्टेड जॉइंट, डिजाइन ऑफ वोल्टेड जॉइंट, इसी के अंदर हम यहाँ पर पढ़ लेंगे पावर स्क्रूज। अभी आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसे कैसे ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया है, ठीक है। हो गया बस, क्या चीज, ना जी ये हमारा इसी का सिलेबस है, बस ये तरीका है मेरे पढ़ाने का, ये सिलेबस इसी का है, ठीक है। सिलेबस मतलब जेई का है, जेई में ज्यादा है, ईएससी का सिलेबस हो जाता है, गेट में इतना नहीं आता, ईएससी में ज्यादा आता है, जैसे आपके एसएससी में भी ज्यादा आता है। मतलब एसएससी में सब कुछ कवर होता है ना। तो जितना भी मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ ना, वो आपका एसएससी का, यूकेपीएससी का, वेरियस एग्जाम जो आरआरबी वगैरह के हैं, सबके हैं ये चीजें। पढ़ना तो ये सब पड़ेगा, बट वही फिर से गलत कर गए आप जी, मैंने क्या बोला, ये सब क्या है, फंसे पड़े हो आप, चैप्टर्स नहीं है, टॉपिक्स हैं, है ना। हाँ ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स नहीं है। मेरा बस तरीका है समझाने का कि मैं सारी चीजें लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, इससे ये मत डर जाना 14 चीजें हैं तो कितने गए, फिर में 28 दिन चले गए, ठीक है। तो 28 दिन नहीं जा रहे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ऑब्वियस है मैं क्या लेके चलने वाला हूँ यहाँ पर, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको पता ही है ये चीजें, है ना, बेसिक क्वेश्चंस, है ना, वो वही चीज है ना, उसी के हिसाब से, है ना। बस ये सारी चीजें एक्चुअली इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हैं, है ना, हाँ ये सब चीजें हैं इसमें।
हाँ ये सब मैंने बोला ना अभी कि ये सब मैं उस टाइम पर लेके चलूंगा, सब चीजें यहाँ पर। हाँ जब ये मैंने कहा ना रियर एक्सेल फ्रंट एक्सेल सब समझा दूंगा क्लच के टाइम पर। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। बस ये हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस। कीज कपलिंग हो गई, कोटर नकल जॉइंट्स हो गए, है ना, और ये स्क्रू जॉइंट्स हो गए। कोटर नकल जॉइंट को मैंने इस जगह लिख दिया है, ठीक है। और रिवेटेड हो गया, पावर स्क्रू हो गया, डिजाइन हो गया, बियरिंग हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब देखो, अब जरा थोड़ा फील करो, अभी आपको कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सोचा हुआ है। अब बताना, जितना भी मैंने यहाँ से बियरिंग से ऊपर ऊपर लिखा है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मूवेबल चीजें हैं। मतलब ये क्या कर रही है, खुद में मूव कर रही है, खुद में मूव कर रही है। या फिर ये ब्रेक्स क्या है, मूवमेंट को रोक रहा है। मतलब वहां पर भी क्या है, एक रोटेशन तो है ना, उस चीज को रोक रहा है वो, ठीक है। शाफ्ट ऑफ डिजाइन मतलब क्या है, शाफ्ट वो रोटेशन में है। तो सारी चीजें जितनी भी हमने लिखी है ना, उनमें क्या हो रहा है, उनमें मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो इसे हम मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। जबकि ये चीजें क्या है जो नीचे लिखी है, बियरिंग से नीचे, बियरिंग में क्या है, बियरिंग में एक सपोर्ट भी है तो रोटेशन भी है, बियरिंग में सपोर्ट भी है तो रोटेशन भी है, इसीलिए मैंने उसको बीच में लिखा हुआ है। ये जितने पार्ट है यहाँ से, डिजाइन ऑफ रिवेटेड, वेल्डेड एंड ये बोल्टेड जॉइंट, ये वो चीजें हैं। कौन सी, लाइक आपने एक इसको बनाया, ब्रिज को बनाया, तो ब्रिज में आपने क्या किया, एक ब्रिज का ये है ना कैंटिलीवर पोर्शन, तो इसको किससे रोका, इसको आपने यहाँ वेल्डिंग कर दिया, या फिर बोल्टेड कर दिया, या रिवेटेड कर दिया। क्या ये कोई यहाँ पर रोटेशन दे रहे हो इनकी हेल्प से, नहीं ना, ये सिर्फ ज्वाइंट करने को इस कर रहे हो, ठीक है। कपलिंग के अंदर आप जो वोल्टेड ज्वाइंट करोगे वो उसके कपलिंग के ज्वाइंट है, तो मैं कपलिंग बोलूंगा ना उसे, है ना। तो ये जो ज्वाइंट में लेके चलूंगा, उसमें मैं एक चीज को क्या करूंगा, फिक्स, दूसरी चीज को भी उसके रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, फिक्स, है कि नहीं, फिक्स करूंगा उसे, रोटेशन में नहीं लेके जाऊंगा। बात क्लियर है। तो ये कौन से आपके फंक्शन हो गए, डिजाइन ऑफ रिवेटेड, डिजाइन ऑफ वेल्डेड एंड डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट। पावर स्क्रू क्या होता है, पावर स्क्रू होता है किसी चीज को लिफ्ट करना है, किसी चीज को दबाना, विद द हेल्प ऑफ ऐसे रोटेशन देके, उसी बॉडी को ऐसे रोटेशन देके एक शेप की हेल्प से उसे उठा देना। पावर स्क्रू में क्या होता है, पावर स्क्रू खुद में क्या होता है, स्टेशनरी, खुद में स्टेशनरी होता है। लाइक जो जैक होते हैं ना, हाँ जो जैक होते हैं, मतलब ऐसे घुमाओगे ना तो जो हमारे पास वो है ना कार, वो लिफ्ट हो जाएगी, उसे ऐसे घुमाओ। हाइड्रोलिक जैक की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैकेनिकल वाला जो इस पावर स्क्रू से बोल देते हैं, उसे अगर ऐसे धक्का दोगे ना, ऐसे करके, समझ नहीं पा रहे होंगे, ये चीज है, इसके सामने ऐसे कनेक्शन दे रखा है, ऐसे इसको पकड़े, ऐसे ऐसे धक्का, ऐसे धक्का दे रहे हो, तो ये चीज ऐसे ऐसे थोड़ी जा रही है लीनियर, ये कैसे रोटेशन कर रही है। अगर ये रोटेशन करेगी ना, तो जो इसके ऊपर टिका हुआ है, कार टिके ऊपर उठेगी, ठीक है। तो ये चीज होती है पावर स्क्रू में। तो पावर स्क्रू खुद में तो स्टेशनरी है ना, तो हम स्टेशनरी में पढ़ेंगे इसे। तो उम्मीद है समझ में आ गया कि हम मशीन डिजाइन में पढ़ने क्या वाले हैं। तो स्टार्टिंग करें, हाँ बोलो मुझे, क्या चीज, नहीं नहीं, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल की है, ये मैंने सर से बोल भी दिया है, सर ने आई थिंक बोला भी होगा आपसे, ब्रेक इवन एनालिसिस में पढ़ा भी दी होगी, है ना। हाँ तो वो सारी चीजें इसमें ना, यूकेपीएससी में पोस्ट के आगे जिसमें लिखा हुआ है ब्रेक इवन एनालिसिस, वो सबके सब इंडस्ट्रियल में सर पढ़ा देंगे, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ मशीन डिजाइन वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ, जो कि 2-3 लाइनों से ऊपर ऊपर तक का है। लास्ट की जो 2-3 लाइन है ना, वो इंडस्ट्रियल की है, उससे ऊपर ऊपर का सारा एमडी यहाँ यूज होगा। एमडी बहुत कम दे रखा है, नहीं कम नहीं है यार, काफी है। देखो इसे पढ़ के देखो, स्टार्टिंग से देखो, क्लच उसमें है ना ऊपर टोम में, मैंने टोम में भी तो काफी सारी चीजें हैं जो इसमें यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, उसमें देखो ऊपर पढ़ के, ऊपर पढ़ के देखो, डायनोमीटर भी रहेगा। एक्चुअली डायनोमीटर या टोम में लेके चलना है मुझे, बट ठीक है, वो टोम का भी छोटा सा पार्ट बच गया, डायनोमीटर ना, कोई नहीं, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ भाई, करें शुरू, चलो। तो सबसे पहले कौन सी वाले ड्राइव की बात करें, सबसे पहले एमपीटीएस की बात करते हैं, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ये क्या होता है मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, इसको सबसे पहले लिखिएगा, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, एमपीटीएस। It is used to obtain, it is used to obtain it is used to obtain the following things,
एमपीटीएस मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्यों है, क्या फायदा है इस चीज का, जो हम ये पढ़ने वाले हैं। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट है, ऐसे एक लाइन लिखिएगा बस। फर्स्ट है टू ऑब्टेन स्पीड रिडक्शन। एक तरह से ये चीज क्या है, ये हमारा मशीन डिजाइन को समझने का मीनिंग है, ठीक है, कि हम किस तरह से मशीन डिजाइन को पढ़ रहे हैं। टू ऑब्टेन स्पीड रिडक्शन, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन से आपको मिलेगा स्पीड रिडक्शन। किसकी हेल्प से, गियर ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, इन सब की हेल्प से, है ना। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन वेरिएबल स्पीड्स एट द ड्रिवन मशीन। टू ऑब्टेन वेरिएबल स्पीड्स एट द ड्रिवन मशीन, एट द ड्रिवन मशीन। लाइक जैसे एक साइकिल होती है ना, उसमें आप कहते हो गियर चेंज कर रहे हैं, पैडल तो वैसे ही मार रहे हो, इनपुट तो वही दे रहे हो, बट आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। वेरिएबल स्पीड एट दी ड्रिवन मशीन, इनपुट वही है, बस आपने अगर क्या किया, पुली को किसी और दूसरे पर शिफ्ट कर दिया, तो वहां पर ड्रिवन में अलग स्पीड आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, टू ट्रांसमिट पावर ओवर ए लार्जर डिस्टेंस। टू ट्रांसमिट पावर ओवर ए लार्जर डिस्टेंस। नेक्स्ट है टू ड्राइव मोर देन वन मशीन, टू ड्राइव मोर देन वन मशीन बाय यूजिंग, टू ड्राइव मोर देन वन मशीन, टू ड्राइव मोर देन वन मशीन बाय यूजिंग ए सिंगल प्राइम मूवर, बाय यूजिंग ए सिंगल प्राइम मूवर। मीनिंग क्या हुआ, आपने अभी एक आटा चक्की वाली का एग्जांपल देखा कि यहाँ से एक मूवर है, वहां पर हमने आउटपुट लिया। मान लीजिए एक ही मूवर से आपको यहाँ पर भी चलाना है, यहाँ पर भी चलाना है, तो दो तीन चीजें भी आप आराम से चला सकते हो। तो ये काम भी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का हो रहा है। जितनी भी चीजें आपने जुगाड़बाजी के लिए बीच में लगा रखी, उनसे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो टू ड्राइव मोर देन वन मशीन बाय यूजिंग ए सिंगल प्राइम मूवर, ठीक है। लाइक इसके आगे लिख दीजिएगा, लाइक इंटरमीडिएट शाफ्ट्स, इंटरमीडिएट शाफ्ट और लाइन शाफ्ट, हाँ यही वाली चीज, ठीक है। लाइक इंटरमीडिएट शाफ्ट और लाइन शाफ्ट, ठीक है। ये चीजें यूज करके आप जो है वो डबल डबल चीजें भी चला सकते हो। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन less vibration and impact loads, to obtain less vibration and impact loads like shock loads। आप शॉक लोड्स, इम्पैक्ट लोड्स को क्या करते हो, कोशिश करते हो कि कम से कम आए उस मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की हेल्प से, ठीक है, किसी भी एक मशीन में डायरेक्टली देते हुए, ठीक। चलो, तो अब लिखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ऐसे लिखिएगा, एक अब यहाँ फ्लो डायग्राम बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल। ये मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम समझ में तो आ रहा है ना, क्या चल रहा है। ये व्यू में कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा लाइन, गियर, ड्राइव, इन सब का अरेंजमेंट है ना। तो क्लासिफिकेशन, अब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक साथ ही लगी हो सकता है सिर्फ एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर गियर लगाओ, तो ये भी तो एक एमपीटीएस ही है ना, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीटीएस, क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीटीएस। मेरे हिसाब से ना क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीटीएस, चलो 14 में कौन सा, कहाँ पर पढ़ा, कोई बात नहीं, बरेली सीधी बसें जाती है, मेरठ है पास में, और किसका है, बस आप दोनों का है, और किसी ने नहीं करा। कोई बात नहीं, पहले रिटर्न तो करो यार, रिटर्न करना है, टेक्निकल है, प्योर टेक्निकल, ओके कोई बात नहीं, करके आओ, देख के आओ। 16 का है ना, 16 का मतलब क्या होगा, सैटरडे, 16 का सैटरडे हो गया ना, हाँ बिल्कुल देखिए, हाँ अच्छा ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीटीएस। क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीटीएस में सबसे पहले क्लासिफिकेशन में लिखेगा, एक तरफ फ्लेक्सिबल एक तरफ लिखिएगा फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम,
पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एक तरफ है नॉन फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब जिसमें हम फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल का जो सेंस लेके चल रहे हैं उसमें क्या है कि जो हमारे पास लिंक्स हैं वो जब पावर ट्रांसमिट कर रही है, दोनों में पावर ट्रांसमिशन है, बट वो जब पावर ट्रांसमिट कर रही है तो एक तो है रिजिड खुद में और एक है फ्लेक्सिबल दूसरी कंडीशन में। तो अगर मैं फ्लेक्सिबल की बात करूं तो रोप बताइए, जो ये बेल्ट बताइए, बेल्ट किस में आएगा? फ्लेक्सिबल में, ठीक है, बेल्ट फ्लेक्सिबल में, रोप फ्लेक्सिबल में, ठीक है, गियर आएगी नॉन फ्लेक्सिबल में। क्लियर है? तो ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले चेन फ्लेक्सिबल, ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए बेल्ट ड्राइव फ्लेक्सिबल में, एक तो हो गया बेल्ट ड्राइव, ठीक है, एक हो गया चेन ड्राइव, एक हो गया रोप ड्राइव, ठीक है, एक हो गया चेन ड्राइव, एक हो गया रोप ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में फिर से दो नाम लिख लीजिएगा, यही छोटे छोटे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक तो हो गया हमारी फ्लैट वेल्ट, एक हो गई वी वेल्ट, ठीक है। ऐसे ही चेन ड्राइव में लिखेगा, एक लिखेगा बुश एंड रोलर चेन, इनके बारे में डिटेल आराम से पढ़ेंगे अभी, बुश एंड रोलर चेन जैसे जैसे टॉपिक आएंगे। और एक हो जाती है साइलेंट चेन, ये अभी एक तरह से इंट्रोडक्शन में, मैं आगे का जितना भी पढ़ना है ना, ये एक तरह से आपके जेई के क्वेश्चन ही बन गए डायरेक्टली कि बेल्ट ड्राइव कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल या नॉन फ्लेक्सिबल, है ना, तो वो जेई के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। बाकी हम अपना तरीका देख रहे हैं पढ़ने का, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। साइलेंट चेन, इससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, साइलेंट चेन। उसके बाद रोप ड्राइव में हमारे पास हो गई एक फाइबर रोप और एक वायर रोप, एक होती है फाइबर रोप, एक होती है वायर रोप। फाइबर रोप फाइबर की बनी हुई और एक है वायर रोप, वायर्स की बनी हुई, लाइक मेटेलिक वायर रोप, ठीक है। अब लिखेगा नॉन फ्लेक्सिबल ड्राइव में, गियर ड्राइव, एक सेकंड लिखेगा, हाँ। तो जो हम बात कर रहे थे इसमें एक चीज हो गई हमारी नॉन फ्लेक्सिबल में कौन सी आ गई? गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में उम्मीद है आपको याद होंगी कौन कौन से गियर्स थे, बहुत बढ़िया, कौन कौन से थे? आपने तो बहुत सारे टाइप पढ़े हैं, तो एक टाइप को भी पकड़ लो, लाइक पैरेलल एक्सिस शाफ्ट, लाइक जिसमें गियर स्पर गियर हो गए, ठीक है, हेलिकल गियर हो गए। दूसरा जो हमारे इंटरसेक्टिंग है, एक हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना, एक हो गया इंटरसेक्टिंग, है ना, एक इंटरसेक्टिंग में कौन से हो गए? वेवल हो गए, ठीक है, और एक हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, ये हमारे हो गए वॉर्म एंड वॉर्म गियर, बहुत बढ़िया, है ना, जिसको हम साइक्लोइडल भी बोल देते हैं, ठीक। मतलब ये सारी चीजें याद आ रही हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो फिर गियर ड्राइव में ये हो गए, फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन में ये हो गए, इस चीज को टेबल को बना लो, ठीक है, थोड़ा सा आगे में हेल्प करेगा ये, ठीक। कंपैरिजन की भी बातें करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बेल्ट ड्राइव को पकड़ लेते हैं, बेल्ट ड्राइव के बाद में हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ, और होप सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सीधे सीधे चीजें पढ़ाऊं, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें ना लेके जाऊं, है ना, डेप्थ में, है ना, मैथ्स में या उसके डेरिवेशन में, ठीक है। क्या चीज 3 बजे तक रहेगी? हाँ, एनएचपीसी का डिस्कशन भी तो करना था यार, ये बात तो सही है ना, एनएचपीसी का डिस्कशन भी करना था। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं आपको ना सिर्फ बेल्ट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ।
थोड़ा सा हमारा पार्ट चलेगा। तो अब हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं? जो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से। फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन सा पार्ट? सबसे पहला है बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव कौन कौन से टाइप की होती हैं, बेल्ट ड्राइव बेसिकली क्या होता है, उसको हम डायरेक्टली अब समझ लेते हैं। ठीक है, बेल्ट ड्राइव क्या है? अब सुनना मेरी बात को। मैंने क्या किया, मैंने एक ये पुली बना दी ऐसे। एक पुली ये है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली लेके चलूं, है ना, जो हमारे क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बता देना, मैं उसी हिसाब से थोड़ा चेंज कर लूंगा। ये हमारे पास हो गया 2 पुली, है ना। इन 2 पुली में मुझे यहाँ पर है शाफ्ट। मेरी कहानी सुनना आप जरा, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर ना ये वाली चीज समझ में नहीं आएंगी। ये है शाफ्ट जिसके ऊपर पुली माउंटेड है। समझ में आ रहा है ऐसे क्या होता है? एक शाफ्ट है, उस पर मैंने पुली ठोक दी, समझ रहे हो? अगर मैंने इस शाफ्ट को घुमाया तो पुली घूम जाएगी। आती है ना, ऐसे देखते हो ना पुली को, पुली इसके ऊपर ऐसे एकदम फिक्स है, ऐसे करके ना पुली ऐसे फिक्स है एकदम। तो अगर मैं शाफ्ट को घुमाऊंगा तो पुली भी घूम जाएगी। पुली देखी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। तो अगर मैं ये आपसे कहता हूं तो मैंने कहा ये है मेरी इनपुट साइड। मैं पहले समझाने के लिए पहले क्लियर कर देता हूं, फिर तो फिर इनपुट आउटपुट का कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने ये रखा कि ये मेरी इनपुट साइड। इनपुट साइड का मतलब क्या है? ये है ड्राइवर। इनपुट साइड का मतलब हो गया ये है ड्राइवर। अगर ड्राइवर है तो मैंने इसे घुमाया। अब घुमाने के हिसाब से भी आप खुद सोचो कौन सी तरफ घुमा रहे हो। मैं थोड़ा इजी लेके चल लेता हूँ। इजी लेके मैं कौन सी साइड इससे घुमा दूं भाई? कौन सी साइड घुमा दूं? कौन सी साइड घुमा दूं? ऐसे घुमा दूं, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर वो गड़बड़ जाएगा ना, नहीं तो एक बार सेल्फ स्लैक आगे नीचे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इसको घुमाया ऐसे। अब ये जो आउटकम है ना वो इनको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये चीजें भी आउटकम में आएंगी, वो आप सब क्लियर हो जाओगे मैंने ऐसा ही क्यों घुमाया इसे, इजी समझाने के लिए। तो ये जो चीज है, इस पुली से जो पावर डेवलप हो रही है, बताइए कितनी है? पावर बताइए कितनी जो इससे डेवलप हो रही है? टी ओमेगा, टी इंटू ओमेगा। थोड़ा मेरी बात को सुनना, टी इंटू ओमेगा। इससे रोटेशन हो रहा है पुली का रोटेशन हो रहा है। ओके, पुली का रोटेशन कितना हो रहा है? ओमेगा। पुली पर टोर्क कितना लग रहा है? पुली पर टोर्क कितना लग रहा है ये बताना। पुली पर टोर्क कितना लग रहा है? बेल्ट है यहाँ, थोड़ा फील करो, बेल्ट है यहाँ? नहीं, ये सिर्फ एक ओपन है, ओपन एक ऐसे पुली। आपने क्या किया? शाफ्ट को घुमाया। शाफ्ट पर क्या लगाया था आपने? शाफ्ट पर क्या लगाया था जिससे घूम रही है? सोच पा रहे हो? सोचो सोचो, शाफ्ट पर क्या लगा रहे हो जिससे आप घुमा रहे हो इसे? बिना टॉर्क के शाफ्ट नहीं घूम पाएगी। फील करो इसे। शाफ्ट को अगर घुमाना है तो शाफ्ट पर क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। घूमेगी नहीं तो। इससे ये क्या है? फिक्स है। समझ रहे हो? एक तरह से शाफ्ट का पार्ट हो गया। इसको आपने क्या लगाया? यहाँ टॉर्क लगाया तो ये पूरे का पूरा ऐसे घूम गया, तो इसके साथ साथ घूमता जा रहा है। तो आपने शाफ्ट पर टॉर्क लगाया था, इस पर टॉर्क लगाया था, शाफ्ट पर, एक तरह से शाफ्ट पर टॉर्क लगाया था। बट वही टॉर्क जो है वो किस पर लगा हुआ है? पुली पर लगा हुआ है। बट वो टॉर्क पुली पर महसूस होगा, वो टॉर्क पुली पर महसूस होगा। मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पुली पर वो टॉर्क महसूस होगा। उसका रोटेशन आप बिना छुए देख सकते हो, बिना छुए आप इसका रोटेशन देख सकते हो या नहीं? पुली कितना रोटेट हो रही है आप बिना छुए फील कर सकते हो? यस, आप सीधा देख के बता सकते हो हाँ भाई वो 10 मीटर पर सेकंड से रोटेट हो रही है, या कुछ ना कुछ रोटेशन तो है मुझे दिख रहा है सर। बट इसका जो टॉर्क होगा ना, जो टॉर्क को महसूस करोगे वो तभी महसूस कर पाओगे जब आप इस पर कुछ चीज यहाँ पर एक्सटर्नल लगाओगे। अपना हाथ जब इस पर लगाओगे ना, इसके टॉर्क को तभी फील कर पाओगे। जबकि इसकी टॉर्क की कैपेसिटी कितनी है? टॉर्क की कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो कि शाफ्ट पर लगी थी कभी, है ना, मोटर से जो शाफ्ट पर लगाई है ना, वो जो टॉर्क है वही इसके अंदर भी है। बट ये टॉर्क तभी महसूस होगा जब तक आप इस पर कोई अलग से चीज लगाओगे नहीं, टच नहीं करोगे इसे। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? बिना टच किए इसको आप फील नहीं कर सकते टॉर्क पुली के। हाँ बोलो। ना ना, ये वाले लॉसेस हमने साइड कर दिए। मतलब हमने क्या कर रखा है, मैंने शुरू में बोला था ना कि धसा दिया उसे, है ना, बिल्कुल अच्छे से ग्रिप कर रखा है। तो आप सोचो जितना है उतने के हिसाब से घूमेगा। हाँ, आप फंस गए ना फिर से। हाँ बोलो। पुलिस हाँ बहुत सारी होती हैं।
फिलहाल अभी ऐसे सोचो, फिलहाल कुछ नहीं सोचना, बस एक ये बात सोचो आप, पुली एक ऐसी है, चक्का, सही बात है, पुली के माइंड में क्या चल रहा है अभी, एक चक्का चल रहा है ना, एक डिस्क टाइप से चल रहा है ना, बस फिलहाल अभी उतना ही सोचो। बाकी अभी और कौन पुली वगैरह भूल जाओ, कौन पुली वगैरह मैं अभी लेके चलूंगा आगे, ठीक है। हाँ मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो, मैं जब कहता हूँ कि हमें डेप्थ में नहीं जाना, उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। देखो आप सुनो ना, आप पहले जो चीजें है ना, बस सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर फील करने के लिए कहा, एक मोटर लगी हुई है, इस मोटर से जब शाफ्ट चलाओगे तो शाफ्ट चलेगी कैसे, शाफ्ट को घुमाओगे कैसे अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो। हाँ, शाफ्ट का टॉर्क मेजर कैसे करते हो, शाफ्ट का टॉर्क मेजर करते हैं डायनामोमीटर से। हाँ, ब्रेक करके उसे रोकते हैं तब जाकर टॉर्क मेजर होता है। ना ना ना, एंड हाँ वो तो उससे मेजर हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, टैकोमीटर, टैकोमीटर से। इससे सिर्फ टॉर्क सिर्फ और सिर्फ आपका उससे होगा डायनामोमीटर, जब इसे रोकोगे। इतना कंफ्यूज होते जा रहे हो, टॉर्क इक्वल टू एफ इनटू आर। डायनामोमीटर में समझाऊंगा ना, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, डायनामोमीटर ब्रेकिंग टॉर्क ब्रेक में आ जाएगा वो। हाँ, डायनामोमीटर को हम ना एक जगह रखेंगे, डायनामोमीटर को ब्रेक्स में रखेंगे तो वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक हो गया वो डायनामोमीटर ही है, वहां पर डायनामोमीटर की तरह तो एक ब्रेक यूज किए जाते हैं वहां पर, ठीक है। मैंने क्या समझाया अभी, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, टॉर्क आपको फील कब होगा, फील कब होगा, जब आप उसे छुओगे, बिना छू के फील नहीं हो सकता टॉर्क। बोलो बोलो बोलो। ये शाफ्ट है ना, तो हाँ तो जिस मोटर को इससे फोर्स लगाई है, तो इस फोर्स इनटू से इसकी रेडियस, हाँ सिस्टम मल्टीप्लाई करके हाँ, शाफ्ट की जो टॉर्क है उसका। हाँ जैसे पुली पे आ रहा होगा तो पुली हाँ की रेडियस बढ़ गई। हाँ, बस यही तो मुझे पता था कि आप इसी चीज में फंसे पड़े हो, वहां पर आपने शुरू में क्वेश्चन पूछ लिया था, मुझे समझ में आ गया था कि क्या पूछा है आपने, ठीक है। आप एक बात बताइए, पावर इक्वल टू क्या है, टी ओमेगा, ठीक है। पावर जो इलेक्ट्रिसिटी मोटर ने उसको सब, जो हाँ जो उसने उस इलेक्ट्रिसिटी मोटर को चलाया, उसी हिसाब से ये चीज चल गई। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर उसे रोकोगे, अगर यहाँ पर आपने उसे टच कर लिया तो जितना टॉर्क यहाँ आप उसे रोकने के लिए लगा रहे हो तो ओमेगा घटाते जाओगे, ओमेगा घटाते जाओगे, ठीक है। तो ये चीज है वो, इसमें ऐसे कंफ्यूज मत हो जाओ। शाफ्ट का जो यहाँ पर पावर है वो पूरे का पूरा पुली पर आ रहा है ना, क्योंकि लॉसेस तो हमने बीच में माने ही नहीं, ठीक है। क्लियर है, शाफ्ट का पावर कब पुली पर कम आएगा, जब इसमें लॉसेस हो, लाइक जैसे कि बेरिंग वगैरह के बारे में सोचते हैं, जब इसमें लॉसेस हो, स्लिप्स वगैरह स्लिप हो, ठीक है। चलिए, तो हमने जो बेल्ट ड्राइव की बात की, इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले ये आपको टॉर्क का थोड़ा फीलिंग आ गया कि हाँ भाई टॉर्क क्या होगा, क्या हो जाएगा इस पर, ठीक है, कैसे हम उसे फील कर लेंगे। अभी क्या है, अभी जो हम कहानी लेके चल रहे थे उस पर ध्यान दो। लाइक अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका ये वाला पार्ट लेके चल लेते हैं, ये ध्यान देना आप जरा, मैं क्या कह रहा हूँ। पुली को आपने ऐसे घुमाया, पुली को ऐसे घुमाया, भाई शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट के साथ पुली घूम गई, पुली घूम गई, बेल्ट यहाँ नहीं थी, ये घूमेगा ओमेगा से, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं यहाँ पर एक बेल्ट लगाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब गलती कर गए तो हो गया गड़बड़। ये वी वी बेल्ट वगैरह मत सोच लेना, वी ग्रुप वगैरह नहीं, बस एक नॉर्मल ग्रुप, मतलब एक नॉर्मल शेप, ठीक है। ऊपर से मैंने एक बेल्ट लगा दी ऐसे, ये बेल्ट कैसे पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है, इस पर पूरे पर आ भी नहीं रही है, ऐसे पड़ी हुई है ना। ये घूमा, बेल्ट घूमी या नहीं, बेल्ट नहीं घूमी, समझ रहे हो, ये घूमा, बेल्ट घूमी नहीं घूमी, है ना। चलो वेट की वजह से बेल्ट ऐसे पड़ गई, बस खत्म, बेल्ट नहीं घूमी, है कि नहीं, क्लियर है। बेल्ट कब घूमेगी, बेल्ट कब घूमेगी, आप ऐसे में सोचो कि हाथ से टाइट कर दिया, है ना, हाथ से टाइट नहीं करना है उसे, आप इस बेल्ट को उठाओ, अब देखो ये फील कर लेना, ये फील कर गए तो फिर बेल्ट की ये ड्राइव खत्म हो जाएगी एकदम, बस इस वाली चीज को फील करना, जैसे जैसे सोचवाना चाह रहा हूँ। इस बेल्ट को आपने, ये आपके पास ऐसी थी, इसे पकड़ा, इसे पकड़ के कहां लेके आ रहे हो, इस साइड में, मतलब आप हाथ से इसे टेंशन देना नहीं चाह रहे हो, मतलब हमेशा हाथ से पकड़ के टेंशन में नहीं रखना चाह रहे, आप इसे किसकी हेल्प से टेंशन में रखना चाह रहे हो, एक इधर वाली जो पुली है उसकी हेल्प से। आपने जैसे ही इस चीज को इससे टच किया तो ये आ गई इनिशियल टेंशन में, मतलब जो इसकी लेंथ इनिशियल थी ना, उस लेंथ को आपने थोड़ा सा स्प्रेड करके और इस पर पहुंचा दिया। अब थोड़ी बात को ध्यान देना, यहां पर ये घूमेगी क्यों, यहां आप कहते हैं ना बेल्ट ड्राइव की घूम गई घूम गई घूम गई, यहाँ पे ये घूमी क्यों, आप इस चीज को सोचो।
मैंने कहा ये घुमा रहा है ऐसे, इसके और इसके बीच में क्या है, ये बेल्ट क्यों घूमेगी, इसके बीच में है यहां पर फ्रिक्शन। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो रहा है, पुली बेल्ट को घुमा रही है, बेल्ट पुली को घुमा रहा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताएंगे, ये दो पुली हैं, बेल्ट ये रही, बताइए कौन सी चीज क्या घुमा रही है, बेल्ट घुमा रही है दोनों पुली को या दोनों पुली घुमा रही है बेल्ट को? ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो पुली, ये जो बेल्ट घूमेगी वो किसकी वजह से घूमेगी, जो इसका फ्रिक्शन और जो इसके बीच का फ्रिक्शन, बेल्ट के बीच का फ्रिक्शन, अगर वो फ्रिक्शन है यहाँ पर, तभी बेल्ट, तभी पुली 1 P1 बेल्ट को घुमा पाएगी। ये इसके साथ लेके जाएगी। देखो घुमाने का क्या मतलब है, ये इसके साथ में जहां ये कांटेक्ट हो गया वो इस कांटेक्ट को अपने साथ में लेके जाना चाहेगा। ठीक है, ये पार्ट जब आगे जाएगा तो ये वाला पार्ट आगे जाएगा, ये वाला पार्ट आगे जाएगा, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि ये वाला पार्ट भी तो आगे जाना चाह रहा होगा। जब ये वाला पार्ट आगे जाना चाह रहा होगा तो अब जरा सोचना कि इधर वाला पार्ट भी तो इसे खींच रहा है ना भाई, और ये क्या है, ये कनेक्टेड है, इससे लूज नहीं है। अब ये कनेक्टेड है तो आप बताना जरा, इस पर ये किधर की ओर खींचेगा, ये वाले पार्ट, जो ये इस बेल्ट का ये वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को किधर की ओर खींचेगा, अपनी तरफ। यस और नो, ऐसे खींचेगा कि भाई तू आजा मेरे साथ, ठीक है, ये मैं आगे जा रहा हूं, तू मेरे साथ आ जा, है ना, बात क्लियर है। इसका सेंस इसके ऊपर क्या है, इधर की ओर खींचने का। ठीक है, अब बताना जरा, पहले मैं आपको वो सीरीज समझा दूं। जब ये चीज ऐसे जा रही है तो इन दोनों के बीच में भी अगर फ्रिक्शन है, तो इन दोनों के बीच में भी अगर फ्रिक्शन है तो ये जो मोशन है ये इस पुली पर ट्रांसमिट होगा या नहीं, है ना, क्योंकि इसके ऊपर से पुली ऐसे, वो सॉरी ये बेल्ट ऐसे होके जा रही है, ये चीज यहाँ पर फ्रिक्शन वाली है, तो ऑब्वियस है कि जब ये ऐसे घूम के जाने की कोशिश करेगी, इधर वाला पार्ट ये जा रहा है ना आगे की तरफ, तो जब ये नीचे से ऐसे निकल के जाएगा तो जब इसमें फ्रिक्शन मिलेगा तो ये इसे भी घुमाना चाहेगा। और ये क्या है, ये एक शाफ्ट में है, शाफ्ट क्या है, बेयरिंग पर फ्री है, तो वो आराम से क्या हो जाएगा, वो चीज घूम जाएगी इसके साथ। यस और नो, वो चीज के साथ घूम जाएगी, तो शाफ्ट में क्या आ जाएगा, रोटेशन। इस पुली में क्या आ जाएगा, रोटेशन। तो शाफ्ट में रोटेशन, जरा डायरेक्शन देखना, गियर की डायरेक्शन कैसी थी और पुली इसकी बेल्ट की डायरेक्शन कैसी है। ये इनपुट भी ऐसा ही था, मतलब क्लॉकवाइज, आउटपुट भी कैसा है, क्लॉकवाइज। गियर में ऐसा नहीं था, गियर में दोनों के रोटेशन थे अपोजिट, जबकि आपके ड्राइव में है क्या, दोनों के रोटेशन सेम। अगर दोनों के रोटेशन सेम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कहानी एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक में क्या है, ये है ड्राइवर, ये क्या हो गया, ड्रिवन। ड्रिवन में कौन सी चीज घूम रही है, बेल्ट घूम रही है, किसे घुमा रही है, ड्रिवन को घुमा रही है, ड्रिवन पुली को घुमा रही है, मतलब P2 को बेल्ट घुमा रही है। बात एकदम क्लियर है, P2 को बेल्ट घुमा रही है, तो P1 घुमा रहा है, P1 इज द ड्राइवर, पुली 1 है, पुली 1 इज द ड्राइवर, ये किसको घुमा रहा है, बेल्ट को। बेल्ट फिर जाती है, ये क्या है, ये है ड्राइवर साइड, ये है ड्राइवर साइड। अब ये ड्राइवर साइड से किधर जाती है बेल्ट, ड्रिवन साइड पर, और ये क्या करती है बेल्ट, ड्रिवन साइड पर, ये क्या करती है, ये पुली 2 को घुमाती है, मतलब मेरा ड्रिवन पार्ट मुझे मिल गया। ये सीरीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है विजय जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटी सी ये कहानी थी। अब इस कहानी में कुछ और चीजें, ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। देखो इस कहानी में क्या हुआ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपका डेप्थ है, मतलब इस डेप्थ को समझ लो तो अच्छा रहेगा, और डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा फिर। देखो क्या, अगर मैं इसके ग्राफ को देखूं, फिर से दो फिगर बना रहा हूं, मैं इस P1 के ग्राफ को देखूं, ये P1 है, मैं इस P2 के ग्राफ को देखूं, ये मेरा, सॉरी ये बेल्ट, इसके ऊपर की साइड क्या है, इसके ऊपर बेल्ट की साइड क्या है, ये रही, इसके ऊपर बेल्ट की साइड है, ये रही। यस, ऐसे मैंने क्या किया, मैंने ये इमेजिनरी फिगर लिए। कौन से फिगर है, पहले तो ये याद रखना, इमेजिनरी फिगर। इमेजिनरी फिगर कैसे, तोड़ के नहीं, पता लगा आपने इसे रियल में चाकू से या कैंची से कट कर दिया, ना ना ना, बिल्कुल नहीं करना, ये सिर्फ फील करना है। क्या, मैंने यहां इस सेक्शन से इसे कट कर दिया, मैंने इसे इस सेक्शन से कट कर दिया, फील करना है, रियल में कट नहीं करना। अब बताना, इस वाली बेल्ट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, किसका,
इस वाली बेल्ट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस वाले पार्ट का, इस वाली बेल्ट का, मतलब बेल्ट के इस पार्ट का, बेल्ट तो एक ही है, बेल्ट के इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो क्या दिख रहा है? ऐसे क्या दिख रहा है? इस पर इस सेक्शन में कैसा फील हो रहा है आपको? इसको इधर के साइड से खींचा जा रहा है या फिर इस साइड से दब रही है? फ्री बॉडी डायग्राम याद है ना? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का फिगर, है ना? तो अब ये बताना, इस वाले बेल्ट डायग्राम में पुली इसका सिस्टम का पार्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ बेल्ट की बात कर रहा हूं, बेल्ट की। पुली इसका पार्ट नहीं है, पुली एक अलग चीज है इसके लिए। बट मैं अभी तो इस एंड की बात कर रहा हूँ। इस एंड पर क्या लग रहा होगा बोलो? इस एंड को खींचा जा रहा है या दबाया जा रहा है दूसरे वाले एंड की तरफ से? दूसरा वाला एंड कौन सा है भाई? आप कहाँ हो? आप हो यहाँ बैठे हो। आप क्या कर रहे हो? इस बेल्ट के पार्ट को क्या कर रहे हो? खींच रहे हो या दबा रहे हो? यहाँ बैठ के बोलो, खींच रहे हो या दबा रहे हो? दबा रहे हो। यही मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ी सी इन डेप्थ चीजें हैं। आप अगर सीधा आंसर दे दोगे तो बेस्ट है, फिर मुझे आपको समझाना नहीं पड़ने का। सबसे पहले ये भी तो सोचो, सबसे पहले ये सोचो ड्राइवर कौन? सबसे पहले ये सोचो साइड कहां से आपने इसे घुमाया? कहां से घुमा रहे हो? फील कर पा रहे हो कहां से घुमा रहे हो? इससे घुमा रहे हो ना, इससे। सबसे पहले पावर किस पर आई? अब नहीं, मैं समझ गया कि आपका आंसर नहीं आ पाया, सुन लो अब ध्यान से प्लीज। सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहले इस बेल्ट पर पावर कहां से आई, फोर्स कहां से लगी? इस पॉइंट से। आप ये सोच रहे हो ड्राइवर मेरा ये है, पहले ये खींचेगा। आप ना ये गलती कर गए। यहां इस चीज को कौन खींच रहा है? यहां से अगर आप खींचते हुए सोच रहे हो ना, तो आप ऐसे सोच रहे हो कि आपकी ना पावर जो है एक्सटर्नल एनर्जी वो यहां से दी जा रही है अलग से। ये चीज ना घूम के यही पार्ट है जो बेल्ट का ही है, यही इसको पार्ट को अपनी तरफ फिर से खींच रहा है। सारी की सारी एनर्जी इस बेल्ट में कहां से इनपुट हो रही है? इस जगह से। समझ रहे हो? जो ये फ्रिक्शन वाला पार्ट है, इनपुट जो है वो यहां से जा रहा है। बात की है फिर बाद में फ्रिक्शन के लेवल के हिसाब से ये चीजें हमारा आराम से मिलती जा रही है। सबसे पहले फील करो यहां से, जब आपने इस पुली को चलाया तो पुली ने किससे चलाया? बेल्ट को चलाया। किसकी हेल्प से चलाया? फ्रिक्शन की हेल्प से चलाया। तो फ्रिक्शन की हेल्प से ये चीज अगर ऐसे चलेगी तो अब जरा सोचना, ये पार्ट ऐसे गया, ये पार्ट ऐसे गया, ये इस पर क्या है? अब गलती मत करना, अगर ये स्लैक है तो कोई मतलब नहीं है, ये है टाइट। ये घूम के इस साइड में टाइट है, ये घूम के इस साइड में कैसे जा रही है? टाइट है। ये ऐसे, ये टाइट जा रही है, टाइट, ये स्लैक नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी ये टाइटली जा रही है उधर से। तो अब जरा सोचना, अगर मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाऊंगा बेल्ट के, तो इधर से भी क्या है? ये क्या है? इधर से भी टेंशन में या कंप्रेशन में? भाई अगर ये कंप्रेशन में पहुंच गई ना, सोचो जरा, अगर ये पूरी बेल्ट कंप्रेशन में पहुंच गई ऊपर, तो ये क्या है? ये इधर टाइट ही नहीं बचेगी। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इसे ये ऐसे करने की कोशिश कर रही है। कंप्रेशन तो ये होगा ना। टेंशन क्या है? ये टेंशन में है ना पूरी बेल्ट। आपने पहले ही मैंने बोला कि एक ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा लेंथ कर रहे हो आप, तो ये तो टेंशन में आ चुकी है ना पूरी बेल्ट। समझ में आया कुछ? शुरू में ही ये पूरी बेल्ट टेंशन में आ चुकी है, तभी पावर ट्रांसमिशन हो पाएगा, है ना? अब ये घूमते हुए जब यहाँ पर देखोगे तो इधर वाला पार्ट भी क्या कर रहा होगा? इधर वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट को अपने साइड की तरफ लेके चल रहा हो, मतलब टेंशन दे रहा होगा इसे। जब इस फिगर को देखोगे तो इसमें टेंशन आनी चाहिए ना। अगर आपने इसको ऐसे दे दिया तो फिर तो ये इस वाले साइड में कंप्रेशन आ गया। कंप्रेशन आ गया तो क्या है? पावर ट्रांसमिशन होगी, वो तो यहाँ से क्या करेगा? डिटैच हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये वाला अगर आपने ऐसे सोचा कि इसे दबाएगा, ये दबाएगा, तो कौन दबाएगा? इधर वाला पार्ट इसे दबा रहा होगा यहाँ से। अगर इसे दबाएगा तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट तो इधर भागेगा ना, इधर भागेगा तो इसे डिटैच होगा, मतलब पावर ट्रांसमिशन खत्म, है ना? क्या करेगा ये वाला पार्ट? इसको खींचेगा, तभी तो ये इसके साथ में ग्रिप रहेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें हमने टाइट किया हुआ है इसे। शुरू में जो कहानी बताई ना वो आप भूल चुके हो। कौन सी कहानी थी? कि ये पहले से स्लैक थी, इसको आपने खींचा और इस पुली पर पहुंचाया। अगर ये इसकी ओरिजिनल लेंथ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना कम है ना कि ये जो पुली है वो इसकी यहीं तक रह गई, तो ये कभी भी बेल्ट ना पावर ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगी। पावर ट्रांसमिशन ओनली तब होगा जब इस बेल्ट की ओरिजिनल लेंथ से आप ज्यादा लेंथ करते हुए पुली तक पहुंचाओ, तभी होगा पावर ट्रांसमिशन। क्लियर है? हाँ बोलो।
निर्मला जी आई थिंक आपने सोम नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सोम में इतनी बार हमने फिगर्स को काटा है ना इमेजिनेशन में कि वो सबको माइंड में ना फिट हो चुका है कि इमेजिनेशन का मतलब होता है इमेजिनरी काटना। इमेजिनरी काटना मतलब आपने ये रियल में नहीं काटा है, आपने ये रियल में नहीं काटा, सुनो ये रियल में नहीं काटा है। देखो आप जैसे कि ये चीज है, ये चीज है, एक बात सोचना, ये चीज है, ये है, ऐसे है, रियल में कट गया, कनेक्टेड है, ये रहा कनेक्टेड, कनेक्टेड है। आपने इसे ऐसे खींचा, इसे ऐसे खींचा, मैंने कहा ऐसे जब इसे खींच रहे हो ना तो इसके बारे में बस सोचना, इतने पार्ट के बारे में। तो आपने ये इमेजिनरी कट कर दिया, इमेजिनरी कट करोगे पार्ट कितना बना, इतना। अब जो इमेजिनरी कट किया तो रियल वाला कट नहीं है, फोर्स अभी भी इधर से क्या लग रहा है, इधर की ओर, फोर्स इधर से भी क्या लग रहा है, इधर की ओर। तो अब बताना इधर वाले पार्ट की वजह से इस वाले पार्ट पर किधर की ओर फोर्स लग रहा होगा, खींचो, इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर, इधर वाले पार्ट की वजह से क्या लग रहा है, इधर की ओर फोर्स। इस वाले पर तो आप खुद लगा रहे हो, है ना, तो इसकी कहानी चल रही है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्ट। तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, किस पर, इस वाले इमेजिनरी सेक्शन पर। कौन सा वाला, ये चीज समझ में आ गई जो मैं अभी बता रहा था। स्लैक तब रहेगी जब तक आप इससे टच नहीं करोगे, इसके लास्ट वाले पार्ट लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से जब दूरी ज्यादा होगी ना अपनी बेल्ट की, तभी जाके इसको इसके ऊपर चढ़ाओगे, तब जाके ये क्या करेगा, आपको पावर ट्रांसमिट करवाएगा। एक रबड़ को अगर टाइट करके किसी और के ऊपर चढ़ाते हो यार, ऐसा तो कभी तो लाइफ में किया होगा किसी गेम में या किसी चीज में भी, ऐसे कि रबड़ को चढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, उस रबड़ में टेंशन ही तो आएगी, कंप्रेशन तो नहीं आएगी, उसके बाद एक साइड पे घुमाओगे दूसरे साइड वाली भी घूम जाएगी। तो यही काम इसमें हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, साइकिल में भी तो यही करते थे यार, चेन एंड स्प्रोकेट, ये तो जाने कितनी बार आपने किया होगा, चेन उतरती थी, चढ़ाते थे ना उसे। अब जब चढ़ा रहे हो तो क्या है ना, वो टाइट करने के लिए। तो अगर वहां पर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ही इतनी लेंदी हो जाए, ओरिजिनल लेंथ ही इतनी लेंदी हो जाए कि वो बिल्कुल उसके ऊपर क्या है, इसमें तो फिर भी स्प्रोकेट है, उसमें तो फ्रिक्शन की बात नहीं है। उसमें चेन में क्या था, इसमें स्प्रोकेट थे। मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना जिनमें स्प्रोकेट नहीं है, ये तो बेल्ट ड्राइव है ना, बेल्ट ड्राइव में तो स्प्रोकेट नहीं है, इसमें तो फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसमें तो चलो ग्रूव है, वो पकड़ लेते हैं उस चीज को, है ना, वो नीचे नहीं गिरेगी। बात क्लियर है। जो बाइक है उसमें क्या, उसमें तो बेल्ट ड्राइव चल रही है, ठीक है, चेन भी होती है, चेन भी होती है, बेल्ट भी होती है, कुछ कुछ चीजों में, कुछ कुछ चीजों में बेल्ट भी होती है, ठीक है। हाँ वही ना, किस किस चीजों में बेल्ट भी होती है। मैंने फिर से वो बोला कि मुझे वो चीज नहीं पता है कौन सी कंपनी में, बट हाँ किसी किसी में, किसी किसी में होती है, हाँ किसी किसी में होती है, किस, ठीक क्या, हाँ उनमें तो, हाँ उनमें तो बेल्ट है, उनमें तो बेल्ट है, बट किसी किसी पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट भी यूज होती है चेन की जगह। आई थिंक स्कूटी है, स्कूटर है, स्कूटी में है ना, हाँ स्कूटी में देखो, स्कूटी में है शायद, स्कूटी में बेल्ट ही है ना, स्कूटी में बेल्ट ही। नहीं नहीं ऑब्वियस है यार, आपको अगर किसी चीज से इंजन से अगर पहुंचानी है तो लगाना तो पड़ेगा ना कुछ, ठीक है, तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं है कौन सी वाली कार में या कौन सी वाली बाइक में, बट हाँ इतना है कि वो बेल्ट के साथ भी होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, वी वेल्ट, जनरली वी वेल्ट वाला हम शेप यूज करते हैं क्योंकि वो पावर ट्रांसमिशन अच्छा करता है, ठीक है, वो फ्लैट नहीं करेंगे, वो वी वेल्ट यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके लिए ना मुझे एक आध महीना चाहिए, जब मैं थोड़ा सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाके थोड़ा देख पाऊँ कि हाँ चीजें होती क्या है, कौन सी कंपनी क्या बना रही है, ठीक है। चलो बस तो ठीक है, या फिर ये चीज है कि जिस टाइम पर हो गया उस टाइम पर फिर चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। अरे यार वही वाली बात तो आ जाती है कि रियल वाली प्रैक्टिकल चीजें ना थोड़ा रह जाता है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ भाई हम बेल्ट पर थे तो बेल्ट पर ही रहे, प्लीज थोड़ा ध्यान दे लो, बेल्ट पर हैं, बेल्ट पर ही रहते हैं। ये चीज समझ में आ गई, इसको हटा दूं, इसको। अब ये आंसर दो जल्दी से, जो हमारा चल रहा था, ये क्या सही है, नहीं, कौन सा वाला सही होगा, आंसर सही होगा जब मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊंगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन होगी बाहर को। अब ये बताना इस वाले एंड का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, इस वाले एंड का मतलब ये बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम इधर से क्या, इधर से भी तो ये वाला पार्ट खींचेगा इसे, फील हो रहा है ना, खींचेगा ही तो वो इसे, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी डायग्राम इधर की तरफ ही होगा। समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान देना, इस वाले फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। इसमें देखो इधर की तरफ खींच रहा है तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, ऐसे ही इधर की तरफ, यस और नो है, क्यों भाई, ये तो देखो ये जा रहा है टेंशन, तो ऑब्वियस है इसमें ऐसे ही तो लगेगा, है ना निर्मला जी, ऐसे तो लगेगा।
क्यों? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम किसका है? फ्री बॉडी डायग्राम अब इसका है। इस पर लगने वाले फोर्सेस, इस पर लगने वाले कौन से फोर्सेस हैं? जब आपने रबर को ऐसे खींचा हुआ है तो इधर वाला पार्ट इस पर क्या लगा होगा? इस वाले पार्ट पर अपनी तरफ खींच रहा होगा ना भाई, वो है ना। इधर वाला पार्ट भी क्या कर रहा होगा? इधर वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं? तो दोनों की साइडों में क्या जाएगी? टेंशन। उल्टा मत कर देना। क्लियर है ना? समझ में आ गया कि ये जब फ्री बॉडी डायग्राम इसका देख रहे हो तो इस पर भी टेंशन है, और फ्री बॉडी डायग्राम इसका देख रहे हो तो इस पर भी टेंशन है ना। बात क्लियर है? बेल्ट है, बेल्ट है। अब ये कहानी आ जाती है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, जिसे कहते हैं इन डेप्थ सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, बेल्ट का, हाँ रियल में ये वाला पॉइंट, अगर एक पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम, ये खुद में क्या है एक तरह से पॉइंट ही तो मान सकते हो। अगर यहाँ छोटा सा पॉइंट लोगे, ये बॉडी ये है, ये सुनो 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 सुनो, एक छोटी सी गलती मत कर देना जो ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता है? ये एक पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है। अगर इससे एक पॉइंट मानोगे तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम इतने का बनाओगे ना। बॉडी ये है भाई जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, है ना। तो इसका एंड ये हो गया, इसका दूसरा एंड कौन सा है? ये है। आएगी ना टेंशन? क्लियर है ना? है ना। अगर इसमें एक पॉइंट लेके चलोगे तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाओगे, ये गई उस पर, ये गई उस पर, हो गया खत्म। क्लियर है ना? अब वो चीज आने वाली है, ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वो चीज आने वाली है जिसको मुझे आपको ये समझाना है। आप कहोगे अगर ये चीज आपने ऐसे कर दी, ऐसे ऐसे, अब थोड़ा मेरी बात को समझना, मैंने आपको शायद समझा भी रखा है। सेंट्रीफ्यूगल कब आता है? आप ये थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है? जब ये चीज पत्थर आपने यहाँ पर लटका रखा है इस तार से, क्या इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? नहीं। सेंट्रीफ्यूगल है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें, इस कनेक्शन में एक ये पुली थी, एक ये पुली है। चलो यहाँ पर हो गया जगह, एक सेकंड। हाँ यार टाइम भी होता जा रहा है, बट यार मैं सोच रहा हूँ कि जस्ट मैंने इसे शुरू कर ही रखा है तो मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूले तक पहुंचा दूं बस। मैं ना इसकी वैसी थ्योरी नहीं करवाना चाहूंगा जो डेरिवेशन है। यही तो आना, यही आने वाला हूँ, यही आने वाला हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी, एक मिनट बस, जल्दबाजी नहीं करना, एक सेकंड इतना। मैं क्या बना रहा था? हाँ ये बना रहा था। ये हो गई, ये हो गई। मेरी बात सुनना जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये आपने बेल्ट इस पे लगाई ना, बिना बेल्ट के क्या ये पावर ट्रांसमिशन होगा? नहीं। तो इस पर आपने बेल्ट लगा दी, ये रही, आपने इस पर बेल्ट लगा दी, बेल्ट लगा दी। क्या अभी ये टाइट है या नहीं? बिना टाइट के तो पावर ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। तो टाइट तो आपको करनी ही करनी है। ये मतलब लेंथ तो इसके ओरिजिनल कम रहेगी, उसको आप खींच के इसके ऊपर चढ़ाते हो हमेशा। इसका मतलब टाइट तो पहले से ही है, मतलब इसके अंदर टेंशन आ चुकी है। इसे बोलते हैं हम कौन सी वाली टेंशन? इनिशियल टेंशन। मेरी बात को सुनना, ये फॉर्मूले आगे आएंगे, अभी बात फीलिंग को समझो। इसमें बिना रोटेशन के, अभी रोटेशन किया आपने? नहीं किया। ये सिस्टम आपके सामने ऐसे ही रखा हुआ है, लाइक वो जो कैसेट होती है ना, कैसेट, अभी कैसेट चला ही नहीं रहे हो, बस ऐसे ही है। तो ये वाली जो चीज है ये सिर्फ अभी ऐसे रखी हुई है। बताइए इसमें टेंशन है? हाँ टेंशन है। तो यहाँ पर ये बताइए पूरी बेल्ट में सेम टेंशन होगी या नहीं? पूरी बेल्ट में, लाइक अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ टेंशन है, तो ये भी टी, यहाँ पर भी क्या है? नीचे वाले पर ये भी टी। इनिशियल में क्या है? सेम है ना हर जगह, कोई रोटेशन नहीं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? कोई रोटेशन नहीं। अगर मैंने रोटेशन दिया तो क्या होगा? अगर मैंने रोटेशन दिया तो सबसे पहले क्या आएगा? रोटेशन आते ही इसमें क्या होगा? इसमें भागना शुरू हो जाएगा। वही सेंस क्या कि इसने अपनी पावर इसे दी, ये घूमी तो इसने अपनी फ्रिक्शन की हेल्प से पावर इसे दी, ये घूमी। या सुनो वो जो भी लिखवाया था, तो उस कहानी की हेल्प से ये घूमने तो शुरू हो गए, बट जैसे ही घूमते हैं तो एक चीज और आने लग जाती है, एक चीज और आने लग गई। इसको जब हमने घुमाया तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या फील करने लग गए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या सुनो, क्योंकि रोटेशन में, और जैसी बॉडी रोटेशन में जाती है सेंट्रीफ्यूगल फील करती है। इसका मतलब अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फील कर रही है तो इससे फ्रिक्शन की हेल्प से तो ये बेल्ट का पार्ट भी जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं छोटे से बेल्ट के पार्ट की बात करूं, इतने से की बात करूं, सिर्फ इतने से की, है ना, इमेजिनेशन में मैंने अब यहां से नहीं काटा, मैंने कहां से काटा? यहां से और यहां से ये काटा, तो बेल्ट का ये पार्ट है। समझ में आ रहा है? देखो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में ना लेके जाके इसका डेरिवेशन ना करवा के बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक है टाइट और एक है स्लैक। समझ रहे हो? अब डेरिवेशन अगर हम थोड़ा स्किप कर दें, हमने एसएससी में किया हुआ है, आपको शायद याद भी होगा। तो हमने अगर ये वाला पार्ट लिया, ये छोटा सा पार्ट लिया, तो इस छोटे से पार्ट पर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी अगर ये चल नहीं रहा है? तो
नहीं होगी, तो यहां पर भी टेंशन सेम, यहां पर भी टेंशन सेम। बात क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? गुड। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बताइए, अगर इसमें रोटेशन नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल तो विदाउट रोटेशन भी होता है ना, होता है, कितना लग रहा है वो? ये देखना एंगल, मैं आपको डेरिवेशन करवा भी सकता हूं क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच ही गया हूं। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है डी थीटा, ये एंगल है डी थीटा, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लेके चल रहा है ना। ये क्या हो जाएगा इस साइड? टी साइन डी थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा? टी कोस डी थीटा। अच्छा, ये हो जाएगा कोस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसे डी थीटा लेके, आप डी थीटा इसको ना लेके एक काम कर लो, थोड़ा इसको 2 डी थीटा इसे ले लो, डी थीटा बाई 2 के सेंस में पढ़ लो, क्योंकि हम पूरा डेरिवेशन की साइड में ही पहुंच गए। एक सेकंड रुकना यार, क्या तो हो रहा है। हाँ, ये देखो, ये पूरा एंगल जो यहाँ, ये देखना, ये एंगल ऐसे बनेगा ना, तो ये एंगल मैंने क्या ले लिया? डी थीटा। ये एंगल कितना है? मान लीजिए डी थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टी कोस डी थीटा बाई 2, है ना। ये क्या हो जाएगा? टी साइन डी थीटा बाई 2। ये क्या हो गया? टी साइन डी थीटा बाई 2। ये क्या हो गया? फिर से इधर वाले टी का टी कोस डी थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? फिलहाल ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका एंगल है जो डी थीटा है, उसका अगर हमने हाफ हाफ कर लिया तो ये हो गया। डेरिवेशन किया हुआ है पूरा, उस डेरिवेशन के बारे में सेंस नहीं लेके चल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। डेरिवेशन के हिसाब से फिर एंगल भी वैसे ही लेके चलेंगे, तो वो चीज में नहीं लेके चल रहा। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ तो ये वैल्यू तो सेम होंगी इसकी, तो टेंशन खत्म। इनिशियल में यही तो है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसे क्या कर रहा है? इसको यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर भी सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ लग रहा होगा, वो इसे यहाँ रोक रहा होगा। बट जैसे ही मैंने इसे ओमेगा दिया, तो ओमेगा आते ही इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगा इस एलिमेंट पर किधर की ओर? जो कि होगा इस एलिमेंट पर किधर की ओर? बाहर की ओर, FC। उम्मीद है याद होगा, mr ओमेगा स्क्वायर। m क्या है यहाँ? इस एलिमेंट का मास, है ना, एलिमेंट का मास। अगर ये dm है और इसे अगर मैं पर यूनिट मान के चलूं, तो फॉर्मूला हमारा पर यूनिट के हिसाब से निकल के आता है, याद होगा आपको शायद, पर यूनिट के हिसाब से निकल के आता है। तो इसको मैं जो फॉर्मूला फाइनली लिखवाऊंगा, अभी फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ, अभी सेंस समझा रहा हूँ, जो फॉर्मूला फाइनली लिखवाऊंगा वो याद रखना, वो पर यूनिट मास के हिसाब से रहेगा, पर यूनिट मास के हिसाब से। हाँ हाँ, वही 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 वही, ठीक है। तो ये जो है डीएम, वो हमारा पर यूनिट मास के हिसाब से होगा, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से होगा, जब हम वहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको रो में कन्वर्ट कर लेंगे, मास डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वो चीजें हम ये आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। जब ये चीज ऐसे घूमेगी, जब ये चीज ऐसे घूमेगी, तो अब बताना इस साइड में जो इधर टेंशन थी इनिशियल, वो टी नोट और टी नोट थी, बट जब ये घूमी ऐसे, कैसे? ऐसे, तो अब बताना यहां पर टेंशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, या फिर कम होगी? जब ये चीज ऐसे घुमाओगे, अब फील कर लो बस इसे। अगर फील कर रहे हो तो फिर मुझे डेरिवेशन की उस सेंस में जरूरत नहीं पड़ेगी, बस, है ना। बस ये बता दो मुझे, क्योंकि जेई में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर ऐसे आप लेके जा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यहाँ पर ये वाला काम कर रही है, तो ये वाला पार्ट किस में जाएगा? ज्यादा टेंशन में, ये वाला कम में। तो बस इसी को याद रखना। नीचे वाली साइड कब हुई ऐसे? जब आपने इसे ऐसे रोटेशन दिया। ये जाती है टी प्लस डी टी से, ये जाती है टी से, समझ रहे हो? मैंने कोई आर्बिट्ररी टेंशन ले रखी है, टी नोट नहीं बोल रहा। टी नोट कहलाती है इनिशियल टेंशन, जो अभी यहाँ लिखी हुई है ना, वो टी नोट थी, है ना। अभी क्या है? टी नोट थी इनिशियल टेंशन जो विदाउट रोटेशन थी। समझ में आया कुछ या नहीं? इनिशियल टेंशन जो विदाउट रोटेशन थी। और अब मैंने क्या लिया? अब मैंने लिया वो टेंशन टी प्लस डी टी, कौन सी साइड हो गई? अपोजिट टू दी रोटेशन। ऐसे रोटेशन जा रहा है ना, तो उसके अपोजिट जो डायरेक्शन दिख रही है मुझे, उसमें टी प्लस डी टी है, जबकि ये है क्या? अपोजिट टू रोटेशन, ठीक है। जबकि ये क्या है? टी क्या है? इन दी रोटेशन। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, इन दी रोटेशन। अब अगर ऐसे जा रहे हैं, तो हमारे पास जो टी प्लस डी टी वाला पार्ट बन रहा है, वो क्या है? ज्यादा है ना। टी प्लस डी टी वाला क्या है? ग्रेटर देन टी है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये किसमें है? टाइट साइड में। जो लोअर पार्ट है ना, याद रखना, लोअर पार्ट की सेंस में, जब आपने रोटेशन ऐसे दिया, तो लोअर पार्ट याद रट मत लेना इसे। टाइट साइड कौन सी है? यहाँ, ओनली इन दिस केस, ओनली इन दिस केस कौन सी है?
लोअर साइड। मैं आपको तरीका समझा दूंगा, अभी टेंशन मतलब 4 फिगर बनाऊंगा, आप खुद से आंसर दे दोगे उसका, बस वही सेट करवाना है आपको मैंने आपके माइंड में। टाइट साइड क्या है इन दिस केस? लोअर साइड। स्लैक साइड क्या है? स्लैक साइड क्या है? थोड़ा फील करना इस चीज को भी। ये जो टेंशन है जो इसमें आप टाइट साइड में आफ्टर रोटेशन आ रही है, आफ्टर रोटेशन, वो इनिशियल टेंशन से ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी या कम? थोड़ा फील करो। ज्यादा होगी, वेरी गुड। और जो ऊपर वाली है वो रहेगी अभी भी टेंशन ही, बट वो क्या रहेगी? कम रहेगी। बट ऐसे कंप्रेशन मत बोल देना, है अभी भी वो टेंशन ही, बट उससे कम है। लाइक जैसे आप ये वाली चीज समझी थी कभी सोम में फटीग लोडिंग में, जब मैंने आपको बताया भी था ये वाला, याद करो इस चीज को। लाइक इस पर मैंने 10 न्यूटन का टेंशन लगाया, है टेंशन। मैंने कहा इस पर मैंने 5 न्यूटन का टेंशन लगाया, तो क्या मैंने इस पे कंप्रेशन लगा दिया 5 का? ना, 5 का नेट टेंशन है ना, बट वो है क्या? पुराने वाले से कम। तो यही चीज यहाँ पर है। टी नोट इसमें इनिशियल टेंशन थी ऊपर साइड में, अपर साइड में, बट अब क्या है? अब रह गए उसमें टी, बट वो टी है अभी भी टेंशन ही। उसे कंप्रेशन मत कर देना, पता लगा माइंड में यही जाए कि ऐसे जाके फिर ना ये कंप्रेशन कर देगी और ये ऐसे गिर जाएगी, अभी भी टेंशन ही है ये। क्लियर है? समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला? ये अगर ये आपके पास टेंशन ही है तो स्लैक साइड और टाइट साइड का मतलब, दोनों का मतलब होता टेंशन ही है। स्लैक साइड को कंप्रेशन मत सोच लेना, दोनों ही क्या है? टेंशन है, बट ये टेंशन इसके कंपेरिजन में कम है स्लैक साइड में, है ना। तो वो थोड़ी सी आपको स्लैक की तरह दिखती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्रेशन में है। क्लियर है? समझ में आया ना कुछ? गुड। तो ये हो गया हमारा इस वाले फिगर में स्लैक साइड कौन सी है हमारी? अपर साइड। इस फिगर में स्लैक साइड है अपर साइड। बात एकदम क्लियर? समझ में आ गया कुछ क्या मैंने बोला? ये कहानी अगर समझ में आ गई है तो अब सीधा आप इस चीज को बताइएगा। इफ ये है ड्राइवर, है ना, ये है शाफ्ट, मैंने इसे घुमाया ऐसे, इस पर मैंने थोड़ा सा, मुझे 4 फिगर बनाने, थोड़ा मुझे टाइम देना। ये फिगर मैंने ऐसे बनाया, ऐसे करके। यहां पर ये है मेरे पास दूसरी, ये बना ली ऐसे। ये तो ज्यादा खराब बन गया। ये ड्राइवर, ये ड्रिवन, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर बेल्ट। बताइए मुझे, कौन बताएगा? अब्दुल जी आप बताइए। अगर मैं ड्राइवर को ऐसे घुमाता हूं तो इसमें कौन सी स्लैक है, कौन सी टाइट है? बताइए मुझे। टाइट नीचे वाली है, क्यों? एडिशन हो रहा है क्योंकि इधर क्यों रोटेट कर रही है, तो माइंड में ये वाला पार्ट लेके चलना है। जब ये ऐसे लेके जाएगा तो इस वाले में क्या होगा? इस वाले पार्ट में ज्यादा टेंशन, तो इसे बोल देते हैं हम T1। अब वही फॉर्मूला, अब विश्वजीत जी वही फॉर्मूला अब आ जाएगा यहाँ से। T1 मैंने बोल दिया क्या? टाइट साइड वाली टेंशन को। T है ना, T प्लस dt एक तरह से, बस उसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा वहां? T1 मतलब टेंशन इन दी टाइट साइड, टेंशन इन दी टाइट साइड, टाइट साइड। इस साइड में क्या होगी टेंशन? इसी पॉइंट के हिसाब से T2, ये क्या होगी? टेंशन इन दी स्लैक साइड। तो अब बताना, अगर ये टाइट साइड है, स्लैक साइड है, इसमें टेंशन क्या होगी? स्लैक होगी, कम होगी। तो ये वाला पार्ट क्या हो सकता है? ये कुछ ऐसा जा सकता है, बट ये चीज हमारी कैसी रहेगी? एकदम टाइट रहेगी। ठीक है, ये वाली हमारी स्लैक हो सकती है। बात क्लियर है? ठीक है। अब ये बताइए इसमें कौन सी साइड होगी, टाइट और स्लैक? पहले तो मुझे ये बताइएगा नेगी जी आप, इसकी वजह से ये पुली कैसे घूमेगी? ये रोटेशन शुरू हो गया ना, ऐसे घूमना शुरू हुआ। ये बताइए इसमें रोटेशन कैसा आएगा? सेम आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज आ गया। अब ये बताइए इसके रेस्पेक्ट में, इस पुली के रेस्पेक्ट में, ये टाइट है या ये स्लैक है? या ये स्लैक है, ये टाइट है? क्या है? ऊपर वाली स्लैक है, नीचे वाली स्लैक है? ऊपर वाली टाइट है, ऊपर वाली टाइट है। क्यों? क्योंकि ये चीज ऐसे घूम रही है, तो इसके अपोजिट वाली क्या होगी? टाइट। क्लियर? आशीष जी बोलो, बोलो भाई। ये क्या है? ये पुली है, एक पुली में मैंने बोला ये वाला है ड्रिवन। क्वेश्चन में आ गया ड्रिवन। ड्रिवन के ऊपर वाली क्या है? ऊपर वाली अपोजिट जा रही है ना, ड्रिवन के मोशन के अपोजिट जा रही है। ये वाला डायरेक्शन अपोजिट, तो ये वाला टाइट होनी चाहिए, ये वाली स्लैक होनी चाहिए।
बोलो नीचे वाली में ज्यादा है। फिर क्यों नीचे वाली, क्यों क्यों क्यों? फिर जब यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हो? उधर टेंशन क्यों रहेगा ज्यादा, इधर इधर ऊपर ज्यादा रहेगा ना निर्मला जी, है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होगा, ज्यादा टेंशन होगा। तो फिर ये चीज क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो इसमें? क्यों कर दी? अगर ये करोगे तो ये इसके इस वाले ये अपोजिट जा रहा है ना। बहुत बढ़िया। ड्रिवन में क्या हो रहा है, यहाँ क्यों सोच पा रहे थे इस चीज को? ऐसे ड्राइवर घुमा रहा था बेल्ट को, फ्रिक्शन को, तो ये वाली चीज क्या है, बेल्ट वहीं रहना चाहेगी, बट बेल्ट को फील कर पा रहे ना, बेल्ट को घुमा रहा है ये वाला, ये बेल्ट तो वहीं रहना चाहेगी ना। ये ऐसे लेके जाएगा तो क्या होगा, टेंशन इसमें ज्यादा पड़ेगी। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बेल्ट घुमा रही है किसको, पुली को। पुली खुद में नहीं घूम रही, पुली बेल्ट घुमा रही है पुली को। तो बेल्ट के पास यहाँ कहाँ ज्यादा होगी जिससे कि बेल्ट की पुली घूम जाए, इस साइड में ज्यादा होगी, इस साइड में। ऐसे कोई हाथ से पीछे से कोई धक्का दे रहा है क्या उसे? भाई नीचे से खींच ही तो रहा है ये वाला पार्ट इसे, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे नहीं है कि ऊपर से कोई धक्का दे रहा है उसे, यहाँ कोई इंसान थोड़ी बैठा हुआ है कि नहीं नहीं तू धक्का दे रहा हूं मैं तो तू जा आगे। ऐसे तो नहीं हो रहा। कंप्रेशन तो नहीं था ना इस वाले फिगर में, कंप्रेशन होता तो ठीक था, कंप्रेशन तो था नहीं इस वाले फिगर में, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है ना। तो इसका मतलब ये फिगर, अगर इसका ऐसा फिगर होता टी का, मतलब ये कंप्रेशन होता, तो ये ऊपर की साइड से वो धक्का देता है इसे कि चल भाई तू आगे चल। यहाँ क्या है, यहाँ है, इसमें भी टेंशन था, अभी थोड़ी देर पहले फिगर तो दिखाया था, इसमें भी टेंशन था। तो कौन सा वाला टेंशन ज्यादा होगा जिससे कि ये पुली को घुमा दे, नीचे वाला। तो यहाँ अपनी थ्योरी में कभी भी यहाँ से इसे धक्का मत दे देना, क्या करना, यहाँ से इससे खींचना, क्योंकि इनपुट ये है, ये इसे खींचेगा तब जाके ये पुली घूमेगी। फील हो गया? इसलिए यहाँ उल्टा था इसका सेंस। ठीक, तो अब जरा बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगी टाइट, ये होगी टाइट, मतलब ये होगा ज्यादा, ये होगा T1, ये क्या होगा T2, ये होगा स्लैक। कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बस अब यहीं के हिसाब से जितना ये कवर कर गया एंगल, यहाँ देखो ये कहलाता है एंगल ऑफ रैप्ट। इतना कवर हो रखा है ना इसमें एंगल, देखो बेल्ट ने इसको इतना एंगल कवर कर रखा है, एंगल ऑफ रैप्ट, आई थिंक सो, है ना, कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं। ये हो गया एंगल ऑफ रैप, ये काफी दिन हो गए ना एमडी को, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रैप, एंगल ऑफ रैप ही है ना ये, है ना, आई थिंक 2 बीटा बोलेंगे या थीटा बोलेंगे, एक सेकंड रुकना जरा, बस मैं इसके नोटेशन, मैं इसके बस नोटेशंस आपको सही से बता दूं, नहीं तो फिर कहीं आप गलत ना कर जाएं, बेसिकली मैं गलत नोटेशंस ना पढ़ा दूं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, इसे बोल देते हैं हम थीटा, इसे बोल देते हैं थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा, और दूसरा वाला क्या हो गया हमारा, बीटा। कहाँ गए मेरे फिगर यार, एक सेकंड रुकना। हाँ, दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज बीटा। ठीक है, ये है हमारे पास थीटा 1, कौन सा, ये पूरे का पूरा, समझ पा रहे हो, ये पूरे का पूरा क्या है थीटा 1। यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा एंगल ऑफ रैप इस तरह का, ऐसे, है ना, ऐसा। ये वाला जो एंगल है ये कहलाएगा थीटा 2, है ना। ये है थीटा 1, ये है थीटा 2, आप देख पा रहे हो थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 कम है। कैलकुलेशन थीटा से नहीं करेंगे, हाँ कैलकुलेशन थीटा से, हाँ एंगल ऑफ रैप है ना, रैप का मतलब क्या है, जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना चढ़ा हुआ है देखो जरा ऐसे, है ना, ये चीज हमेशा ऐसे आएगी। विष्णु जी गलत मत करना अपने माइंड को, अगर एक ऐसी चीज है और एक ऐसी चीज है, हमेशा ये लाइन ना हमेशा टेंजेंट खींचती है, वो टेंजेंट खींचेगी ना तो इसके बैक साइड आएगी, ना कि इसके सामने। सामने आएगी तो कभी टेंजेंट ऐसे चली जाएगी, टेंजेंट होनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? नहीं समझे? सर्कल याद है, 9th में पढ़ा था ये। एक बात बताओ यार, आपके बारे में 9th वाइथ आती नहीं है क्या? मेरे माइंड में तो अभी भी वही चीजें आती हैं, दोबारा क्यों पढ़ना पड़ेगा? 9th मैंने कब पढ़ी थी, मुझे ट्यूशन याद आ रहा है यार अपना। ठीक है, ऐसे कैसे हो रहा है भाई, मैं तो वो क्लास याद आ रही है जब मैंने 9th में पढ़ा था ट्यूशन में, ये वाली चीज क्या, कि अगर एक सर्कल यहाँ है, पता नहीं यार, और आप तो यार मेरे से इतने छोटे हो, अभी तो 9th आपकी हुई होगी यार। हाँ सही है, गॉड गिफ्टेड सब होते हैं भाई, आप भी हो, भगवान ने भेजा है आपको भी। हाँ ये सही है। एक बात बताओ, अगर आप इसमें आप टेंजेंट डालोगे, दो मतलब सेंटर ऐसे हैं ये, इसमें आप टेंजेंट डालोगे तो कैसे डालोगे, अगर इस पॉइंट से टेंजेंट डाल रहे हो इस पर,
कैसे पड़ेगी वो? कभी भी टेंजेंट इस पर ऐसे नहीं पड़ेगी। टेंजेंट क्या पड़ेगी इस पर? यहां से जाती हुई टेंजेंट इसको यहां से छू रही होगी। अगर इसका डाया छोटा है तो अब आप खुद सोचो, अगर दोनों डाया बराबर होते तो कहां से जाता? अगर दोनों डाया बराबर होते तो, है ना, तो स्ट्रेट लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन कहां से होती है? मेन चीज तो मुझे वो समझानी है ना, स्ट्रेट लाइन कहां से होती है? इसके अपर पॉइंट से और इसके अपर पॉइंट से होती है। यस और नो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इसके भी लोअर पॉइंट से इसके लोअर पॉइंट से होती है। बट अगर इसका डाया छोटा है तो ये क्या होगा? इसका जो ये पॉइंट होगा ये आगे आ जाएगा और इसका जो पॉइंट होगा पीछे जाएगा। आगे जाएगा तो फिर टेंजेंट कहां से होती है? चिढ़ते हुए जाएगी। फिर नहीं समझ में आया? नहीं, फिर से गड़बड़ हो गई। अरे यार इतना भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दो लकड़ी है, ये लकड़ी के आपने वो फंटे ले रखे हैं, नहीं समझ में आएगा, छोड़ो फिर रहने दो। सभी को समझ में आ गया? बाकी क्लियर है ना? ठीक है चलो। तो इसीलिए ये एंगल हमेशा इधर जाएगा। छोटे वाले में याद रखना हमेशा एंगल इस साइड आएगा रैप का, बड़े वाले में एंगल हमेशा रैप का इस साइड आएगा। मतलब ये बड़ा वाला हमेशा ज्यादा रैप करेगा, छोटा वाला हमेशा कम रैप करेगा, है ना। अगर इसको बड़ा बनाना है ना तो आपको पुली यहाँ छोटी लगानी पड़ेगी, तब जाके रैप इसका ज्यादा होगा। शायद विश्वजीत जी आपको यहाँ से समझ में आ जाए। अब बताना इसका रैप किधर की तरफ आएगा। अगर यही पुली है, मैंने दूसरी पुली इसके साथ में ना छोटी लगा दी, अब बताइए रैप किधर आएगा? अब भी क्या आपके माइंड में जो चल रहा है ये वाला आना चाहिए या फिर मेरे माइंड में जो चल रहा है ये आना चाहिए? बड़ा नहीं, यही पुली है, यही इसी साइज की, मैंने यहाँ छोटी पुली लगा दी इससे। अब बताओ उल्टा आएगा, इधर आएगा। ये एंगल ऑफ रैप होगा, ये एंगल ऑफ रैप होगा। अब आप खुद सोचो आप कितना गलत सोच रहे हो। ये एंगल ऑफ रैप होगा। बड़े अगर ये वाली पुली के साथ में छोटी पुली लगा रहा हूँ, इसके साथ में एक छोटी पुली लगा रहा हूँ इधर, और फिर मैं एक बेल्ट लगा दे रहा हूँ, तो एंगल ऑफ रैप ये होगा। आगे ना, आगे ना माइंड में कुछ, ये वाला होगा ना, ये वाला आया कुछ, ये होगा या नहीं? यही तो होगा एंगल ऑफ रैप। ये बड़ा है इसलिए है ना ये एंगल ऑफ रैप, ये छोटा है इसका एंगल ऑफ रैप क्या होगा? ये वाला। कुछ क्लियर हुआ है ना? बस यही चीज। अब जब ये मैं छोटा मान रहा हूँ किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, तो ऑब्वियसली छोटे के लिए रैप किधर आएगा? हाँ हमेशा कभी बराबर का तो सेंटेंस कितना चेंज कर रहे हैं ना, कितना चेंज है। सही है भाई, सही है। चलो हाँ छोटे वाला छोटा रहेगा, कितना बढ़िया हो गया यार, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं थी यार। सही में यार ऐसा लगता है कभी कभी यार क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे, सीधा बोला एंगल छोटा तो छोटा हो गया, बड़ा तो बड़ा हो गया, बस हो गया खत्म। बस और क्या है ना, फालतू में यार छोटा छोटा रैप करेगा बड़ा बड़ा रैप करेगा, बस हो गया खत्म। ठीक है चलो बढ़िया। ठीक है तो बात क्लियर है। यहाँ ये θ1 है, यहाँ ये θ2 है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर कुछ ये एंगल हो आते हैं, ये एंगल मुझे दिखाने एक्चुअली। ये है एंगल β1 और ये एंगल है β2, है ना। ये है β1, ये है β2, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने एक वर्टिकल लाइन से इसका एंगल देख लिया, ये β2, इसका वर्टिकल लाइन से ये कितना है? β1। ठीक है, ये आप एंगल से इसमें बना लेना। ठीक है, अब मैं जो लिखने वाला हूं सीधा एक फॉर्मूला जो कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, फॉर्मूला बस मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग या उसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो फिर मैं उम्मीद है कि नहीं कराऊंगा, कोशिश करूंगा डेरिवेशन से बचा के आपको लेके चलूं। ये हो जाएगा T1 y T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। T1 y T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। अब मैंने यहाँ थीटा लिखा है, थीटा। अब बताना, ये बेल्ट ये पुली अपने बीच में एक म्यू रख सकती हैं, दोनों का कॉन्टेक्ट अलग है ना। ये पुली मान लीजिए आपने दूसरे मटेरियल की बना रखी है, तो ये बेल्ट के साथ में दूसरा म्यू रखेगी ना। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ म्यू थीटा जो यहाँ लेना है, e की पावर म्यू थीटा, ये कौन सा लिया जाए? ये तो हमेशा पेयर होगा ना, जब भी ये कनेक्शन होगा तो पेयर होगा। पेयर होगा तो यहाँ का क्या बन के आएगा? यहाँ का बन के आएगा μ1 θ1, समझ रहे हो? यहाँ का बन के आएगा μ2 θ2। अगर क्वेश्चन में आपको म्यू के सेंस में कुछ नहीं दे रखा तो दोनों म्यू क्या हो गए? सेम, क्योंकि बेल्ट भी सेम पुली भी सेम, इधर भी बेल्ट भी सेम पुली का मटेरियल भी सेम, ऐसा मान लिया। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि इसका कॉम्बिनेशन का μ1 अलग है, इन कॉम्बिनेशन का μ2 अलग है, तो आपको क्या चेक करना है? यहाँ ये होता है ऑलवेज म्यू इंटू थीटा का प्रोडक्ट जो मिनिमम है, चाहे 1 के लिए हो चाहे 2 के लिए हो, जिसका μ1 और थीटा, म्यू और थीटा का प्रोडक्ट मिनिमम है, सिर्फ और सिर्फ e की पावर में उसे चढ़ाओगे।
और T1/T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? म्यू थीटा का मिनिमम वाला पार्ट लेना है। अब मिनिमम कौन सा? अगर म्यू थीटा दोनों सेम, तो यहाँ पर बताइए कौन सा मिनिमम है? ना थीटा, थीटा देखो, थीटा भाई म्यू अगर दोनों के सेम है, मान लीजिए म्यू दोनों के सेम है, दोनों मटेरियल सेम थे, तो थीटा किसका बड़ा? थीटा किसका बड़ा? फर्स्ट वाले का बड़ा। हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं? मिनिमम वाले की। तो मिनिमम वाला ऑलवेज क्या होगा? ये वाला, है ना? बात क्लियर है? इसमें जो म्यू थीटा की बात होती है वो ड्राइवर और ड्रिवन की नहीं होती, वो किसकी होती है? जो एंगल ऑफ रैप आ रखा है उसके बेसिस पर होती है। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं T1 और T2। मतलब T1 क्या है? T1 है टाइट साइड। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइट साइड तो याद हो गया T1। T2 क्या है? स्लैक साइड, है ना? बात एकदम क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब जरा मुझे एक चीज और बताना। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख लेना, बाकी मैं इसको सेव करके आपको भेज दूंगा जस्ट। ठीक है, क्या चीज? स्मॉलर थीटा नहीं, ऐसे मत करो। म्यू थीटा स्मॉलर, मल्टीप्लिकेशन स्मॉलर। क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है ना। हाँ, कब? जब म्यू सेम है। जब म्यू सेम है तभी, सिर्फ तब। अब विष्णु जी क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना भाई। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ वही आएगा? क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि आपने इधर की साइड में μ1 कम ले रखा है, इधर की साइड में μ2 क्या है? ज्यादा है। इधर की साइड में θ2 क्या है? कम है। इधर की साइड में θ1 क्या है? ज्यादा है। हो सकता है इनका प्रोडक्ट क्या निकले? इधर का μ1 कम है ना, हो सकता है इनका प्रोडक्ट क्या निकल जाए? कम निकल जाए। इनका प्रोडक्ट क्या निकल जाए? ज्यादा निकल जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा आंसर ये रखना है, म्यू थीटा हमारा क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट में कम होना चाहिए, है ना? जब म्यू सेम है, जब म्यू के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ आपको, तब आप क्या लोगे? जहां छोटा थीटा है वहां का आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में। अभी मैं आपसे अब जो पूछ रहा हूँ उनके आंसर देते रहना, और मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा खत्म। तो आज इतना ही पार्ट करके हम थोड़ा एनएचपीसी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर अब बताइए। अगर मैंने ये लिया छोटा, ये लिया बड़ा, और यहां पर मैंने लिया बेल्ट को, ये ऐसे बेल्ट ली ऐसे, ये इसके ऊपर से जा रही है, समझ लेना, है ना? ये इसके ऊपर से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने इसको जैसे अभी क्लॉकवाइज घुमाया था, इसको मैंने ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया, ये मेरा ड्राइवर है। टाइट साइड किधर होगी? कौन बताएगा? सुरभि जी आप बताइए, टाइट साइड किधर होगी? हाँ, पहले इसके लिए बताइए। पक्का टाइट साइड इधर, मतलब T1 इधर मान लो, इधर T2 मतलब स्लैक होगा। ओके, ये ड्राइवर है, ये है ड्रिवन, ये है ड्रिवन। अब ये ड्रिवन किधर की ओर मोशन करेगा? पहले अब ये बताइए, कौन बताएगा? आशीष जी आप बताइए, इसमें ड्राइवर किधर की ओर मोशन करेगा? ऐसे या ऐसे? ड्रिवन जब आप ऐसे इसे घुमा रहे हो तो ये कैसे घूमेगा? ऐसे ही घूमेगा। कौन घुमा रहा है इसे ऐसे? कौन घुमा रहा है इसे ऐसे? मैं घुमा रहा हूँ, शाफ्ट घुमा रही है। कौन घुमा रहा है? ड्राइवर से क्या घूम रहे हो? बेल्ट। वो बेल्ट किसे घुमा रही है? इसे, ड्रिवन को। तो ये भी सेम साइड में घुमाएगा। ठीक है, अब ये बताइए इसके लिए क्या होगा? टाइट कौन सी, स्लैक कौन सी? इसकी साइड में टाइट, ऊपर वाली साइड। यहां से ऐसे मान लेते हैं, यहां से ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड टाइट? नीचे वाली टाइट, वेरी गुड। और ऊपर वाली स्लैक, ये वाली साइड स्लैक। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। ये इसमें ड्राइवर क्या है? छोटा है। इसमें ड्राइवर क्या है? छोटा है। फॉर्मूला कहां से आएगा? T1/T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। म्यू अगर दोनों के सेम है तो ड्राइवर का ये थीटा लोगे आप, ड्राइवर का। उसमें किसका लिया था हमने? ड्रिवन का, जो अभी जस्ट छोटा फॉर्मूला हमने लिखा था। अगर मैं अब ये क्वेश्चन करूं आपसे, क्या ये है ड्राइवर, सॉरी ये है छोटा ड्राइवर, कहाँ हो जाए यार, इसको तो यार वैसे लेना पड़ता है ना, ऐसे करके। एक सेकंड बस, होने वाला है खत्म। ये हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने इसे ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमाया, ये मैंने इसके ऊपर शाफ्ट लगा दी। ये बस डायग्राम में ना, डायग्राम बनाने में टाइम जाता है, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। बताना वही जरा इसे। अगर ये उल्टा घुमा रहा हूं मैं, ड्राइवर को मैं उल्टा घुमा रहा हूं, ड्राइवर को, स्लैक साइड कौन सी है विश्व जी? स्लैक साइड कौन सी है? ऐसे घुमाने में स्लैक साइड नीचे वाली। स्लैक ये टाइट कौन सी? ये वाली।
ये कैसे घूमेगा अगर ये ऐसे घूम रहा है तो? आप बताइए आशीष जी। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए इसमें टाइट कौन सी है, स्लैक कौन सी है? कौन सी वाली? वो वाली नहीं, कौन सी वाली? ये होता कौन सी वाली, नीचे या ऊपर? नीचे वाली टाइट है। तो सोचो कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये कैसे 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 डांस कर रहा है, कुछ तो करेगा। डांस ही समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाली टाइट होगी, नीचे वाली स्लैक होगी। ये कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ऊपर वाली टाइट है, नीचे वाली स्लैक है। कंफर्म? कंफर्म क्यों? क्योंकि ये है ड्राइव ड्रिवन। ड्रिवन है मतलब ये बेल्ट घुमाएगी, बेल्ट को कोई धक्का थोड़ी देता है ना, बेल्ट को तो ये खींच रहा है ना ज्यादा। तो ये वाली चीज क्या है? टाइट है। ये वाली चीज हो गई स्लैक, है ना। जिस डायरेक्शन में, अब ऐसे याद रख सकते हो, जिस डायरेक्शन में मोशन है ड्रिवन में हमेशा उस साइड टाइट होता है, ऐसे याद रख सकते हो। दोनों में टाइट सेम रहेगी, बट क्वेश्चन वर्डिंग वाइज आ जाए, है ना, तो आपको वो सेंस समझना है। ये तो आपको साफ दिख गया कि इधर एक ही है तो ऑब्वियस ये तो टाइट ही रहने वाला है पूरा, है ना, और इधर स्लैक ही रहने वाला है। बट क्वेश्चन घुमा दिया जाता है ऐसे कि ड्राइवर में जिधर की तरफ रोटेशन है उसका अपोजिट टाइट होता है, ड्रिवन में जिधर की तरफ रोटेशन है उधर का ही उधर वाला ही साइड हमारा टाइट होता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब लास्ट और एक फिगर बस, ये लास्ट फिगर हो जाएगा। क्या हुआ? ये हो गया आपका लास्ट फिगर। इसमें मैं कह रहा हूं आपसे, अरे ये कहां गया? ये है, इसमें मैं कह रहा हूं आपसे, ये है बेल्ट, सुनो जल्दी से। और इसमें मैं, कहां गया? इसमें मैं इसे ऐसे घुमाऊं जल्दी से। अब आप बताइए, कौन बताएगा, कौन बताएगा? निर्मला जी आप बताइए जल्दी से। ये बताइए अगर ये ऐसे घूम रहा है तो कौन सी वाली टाइट है, कौन सी वाली स्लैक है? ऊपर वाली टाइट है, नीचे वाली स्लैक। ठीक है, नीचे वाली स्लैक है। अच्छा अब बताना, ये एक फिगर है, ये तो समझ में आ गया, टाइट है स्लैक है। इधर भी क्या हो जाएगा? ये वाली टाइट हो जाएगी, ये वाली स्लैक हो जाएगी, है ना। ये चीज तो समझ में आ गई। अब ये बताना कौन सा वाला अरेंजमेंट सही है, कौन कौन से अरेंजमेंट सही है। एक तो ये है ऐसे ही, दूसरा अरेंजमेंट है ये, मैं थोड़ा रफली बना दूं ना, एकदम एकदम। एक ये हो गया, एक ये हो गया। थोड़ा सुनते देखते रहना, मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा, इसमें मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। एक है ये ऐसे करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, अलग अलग कलर यूज करने में। समझ में तो आ रहा है ना क्या करना चाह रहा हूँ? ये हो गया, इसमें मैं इसे लेके चल रहा हूँ, छोटा है ना, एक बार ऐसे लेके चलो। ये चीज ऐसे है, छोटा वाला एक साइड है ना अभी, हाँ ये बड़ा वाला, ये चीज ऐसे थी, ये चीज अब ऐसे। तो समझ में आई है दो चार फिगर, है ना, चारों फिगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है। जल्दी से बोलो फिर, मैंने तो मिटा भी दिया। अभी बताता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। अब लेके चलो, ये ऐसे था तो ये ऐसे, सॉरी उल्टा उल्टा ऐसे। अब बताओ कौन से वाले पार्ट्स, कौन से वाले फिगर्स सही हैं, कौन से वाले लेके चलने हैं, कौन से वाले नहीं लेके चलने हैं। अगर मैं हर चीज में ड्राइवर इस साइड लेके चल रहा हूं, ड्रिवन इस साइड, हर चीज में ड्राइवर ये है, ड्रिवन ये है, ड्राइवर ये है, ड्रिवन ये है, ड्राइवर ये है, ड्रिवन ये है। बताइए कौन से लेके चल? चारों अलग हैं? हाँ चारों अलग हैं। कौन से वाले सही हैं, कौन से वाले गलत हैं? पहली बात सभी सही है, ठीक है। दूसरी बात कौन से इसमें से हमें लेके चलने हैं प्रैक्टिकली। सेकंड लेके चलना है। और पहले ये बताओ आप ये लेके चलना है वाला सेंस कैसे सोच रहे हो? नीचे टाइट हो ऊपर स्लैक हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि नीचे टाइट हो ऊपर स्लैक हो? मैंने इसलिए चारों ऑप्शन ले ली ना, चारों ऑप्शन ले लिए। चारों ऑप्शन में मैं आपको हिंट दे दूं, दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए यूजेबल नहीं होंगे। अब आप सोचो जरा, अगर एंगल ऑफ रैप ड्राइवर पर, एंगल ऑफ रैप ड्राइवर पर ज्यादा रहे तो अच्छा है या खराब है? ड्राइवर पर एंगल ऑफ रैप ज्यादा रहे तो बुरा है,
ड्राइवर पर अच्छा है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का कांटेक्ट ना ज्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन का कांटेक्ट ज्यादा है, मतलब पावर ट्रांसमिशन बेल्ट पर अच्छी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ रैप उतना ज्यादा अच्छा। समझ में आ रहा है कुछ? जितना एंगल ऑफ रैप ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा। तो अब ये बताना जरा, एंगल ऑफ रैप ज्यादा कब मिलेगा ड्राइवर पर? ये अगर इधर ड्राइवर है तो जब ऊपर वाली क्या हो, स्लैक हो, गिर जाए। स्लैक का मतलब है गिर जाए। अगर नीचे वाली स्लैक है तो एंगल ऑफ रैप कम हो गया ना भाई। फील हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो आंसर इसका बहुत नॉर्मल सा हो गया। एंगल ऑफ रैप अगर हमारे पास ज्यादा तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? तो एंगल ऑफ रैप ज्यादा होने के लिए अगर ऊपर वाली साइड टाइट है तो एंगल ऑफ रैप कम होगा, नीचे वाली साइड अगर टाइट है तो एंगल ऑफ रैप ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाली स्लैक बनेगी। फिर ऊपर वाली स्लैक बनेगी तो क्या होगा, रैप हमारा बढ़ेगा, है कि नहीं? फील हो गया? तो अब बताना इसमें ये वाली चीज अगर ऐसे घूम रही है तो एंगल ऑफ रैप इसका मतलब टाइट कौन सी वाली है? ऐसे घूमने पर टाइट कौन सी वाली है? जल्दी बोलो। टाइट घूमने ये वाली ऊपर वाली टाइट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्लैक इस साइड गया, स्लैक इस साइड गया, तो आप देख रहे हो एंगल ऑफ रैप कितना है, कम होता जा रहा है ना। एंगल ऑफ रैप मतलब इसे पूरी तरह छू ही नहीं रहा, जितना छुआना छू ही नहीं रहा, इसका मतलब ये वाली चीज हमारे लिए गलत है, ऐसा हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है पावर ट्रांसमिशन नहीं होगी, होगी, बट इसमें कम होगी, कम होगी। इसमें अगर ये ड्राइवर है तो ड्राइवर ये है ऐसे घूम रहा है, छोटा बड़े से आप टेंशन में आ जाओगे, इसीलिए मैंने दो फिगर और रखे। ऐसे है, इधर ड्राइवर है, क्या करोगे, क्या करोगे? एंगल ऑफ रैप किसका ज्यादा, एंगल ऑफ रैप किसका ज्यादा, किधर की साइड में ज्यादा? ये टाइट है, ये टाइट है, मतलब ये सही है। स्लैक इस साइड है, स्लैक इस साइड है, इसका मतलब ये चीज सही है। इसमें देखो, इसमें देखो, अगर इस साइड में ड्राइवर बड़ा है, ये चीज ऐसे जा रही है, तो ये टाइट है, ये स्लैक है, तो ये चीज सही है ना? ये चीज क्या आनी चाहिए अब, गलत। देखो ये ऐसे जा रहा है, ये टाइट हो गई, ये हो गई स्लैक, ये स्लैक हो गई, एंगल ऑफ रैप क्या हो गया, कम हो गया। एंगल ऑफ रैप कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी। तो ये गलत है, ये गलत है। ये जरूरी नहीं है कि ड्राइवर हमेशा बड़ा होना चाहिए वही गलत होता है, या ड्राइवर हमेशा बड़ा होना चाहिए वही सही होता है, ऐसे मत कर देना। ड्राइवर पर और ड्रिवन पर रोटेशन कैसी है, ड्राइवर पर रोटेशन कैसी है, उसका छोटा या बड़ा होना ये नहीं बताता, मेन बात होती है उस पर रोटेशन कैसा है, जिस वजह से टाइट साइड किधर जाएगी और मेरा एंगल ऑफ रैप कैसा जाएगा। तो इसलिए ये दोनों हमारे फेजेस सही हैं, ये दोनों फेजेस गलत हैं। बात एकदम क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक, गुड। तो ये हुआ हमारा बेल्ट ड्राइव का छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, अब रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले एंड क्वेश्चन। बेल्ट ड्राइव का मीनिंग समझ में आ गया, क्या होता है क्या नहीं होता है, T1 T2 क्या है, कैसे कैसे ये फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं कल फॉर्मूले लिखवाऊंगा इसके, फिर इसके सीधे क्वेश्चन करेंगे। चेन ड्राइव में तो इतना भी नहीं है, सीधा स्प्रोकेट समझा देना, स्प्रोकेट में क्या होता है बस, उसके सीधे फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, और हमारे पास उसके बाद आ जाएगी रोप ड्राइव, उसमें बस सिर्फ स्टैंड समझाना। मीनिंग जो टेंशन की थी ना वो बेल्ट ड्राइव में होती है, जो समझनी होती है कि टेंशन में कौन सी वाली टाइट साइड, कौन सी वाली स्लैक साइड। यही सेम चीजें किसमें चलेंगी, चेन ड्राइव में। यही सेम चीजें किसमें, रोप ड्राइव में। बिल्कुल जो फील करवाया वो सब कुछ दोनों के लिए सेम है, आगे के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? गुड। चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।